हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर। तो इससे पहले अपन चैप्टर 2 का एनर्जी वाला पार्ट पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं आगे। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता देना, ओके है? एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता दो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग। डन। गुड इवनिंग, ओके, चलो भाई। तो पिछली क्लास के अंदर हम जब वो एनर्जी के कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे थे, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो 26,325 मेगावाट है। इसमें से सोलर एनर्जी कितनी थी, तो 5482 थी। विंड एनर्जी कितनी थी, तो 4414 मेगावाट थी। ठीक है। उसके बाद में एनर्जी प्रोडक्शन की बात की थी कि 2020 से 23 तक यदि कंपेयर करें तो एनर्जी प्रोडक्शन 4.08% बढ़ा है। सर, जो पीएसआई की पेपर 1 और 2 की टेस्ट सीरीज है वो ऑफलाइन नहीं दे सकते क्या, जो 21 रुपये वाली है? तो ऑफलाइन देना है तो फिर ऑफलाइन की तो अलग रहेगी ना यार। सारे ऑप्शन आपको दे दिए हैं। अब आप ये चाहते हो कि आपको फ्री के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएं, तो ऐसा देखो पॉसिबल नहीं होता। प्रिंटिंग कॉस्ट से लेकर स्टाफ की सैलरी वगैरह से लेकर जीएसटी टैक्स वगैरह लेकर खर्चे भी लगते हैं। ऐसा कोई सारी चीज़ें फाउंडेशन के लिए कौन से नोट्स प्रिंट आउट करवाएं, समझ नहीं आ रहा। आरएस फाउंडेशन बैच जल्दी शुरू होगा। शुभ संध्या। पढ़ना शुरू कर लें? सर, ऐसी टेबल की पीडीएफ अपलोड कर दो ना जो आप बोर्ड पर लिख रहे। यार तुम क्या चाहते हो? ये वाली तुम्हें पीडीएफ अलग चाहिए, नोट्स वाली जो प्रॉपर वो वाली अलग चाहिए? क्या करोगे क्या तुम इतनी पीडीएफ्स का? खुद के नोट्स बना लो ना, तुम्हें प्रॉपर नोट्स की पीडीएफ दी हुई है। शॉर्ट नोट्स जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो चाहिए तो खुद के बना लो। करने का तो मैं कर दूंगा, पर कब तक तुम लोग जो हो किसी दूसरे पर निर्भर रहोगे भाई? ठीक है भाई, चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद में ये कमेंट बॉक्स बंद ही करता हूँ। ऊर्जा उत्पादन के बारे में पढ़ा था कि 4.08% बढ़ी है 20 से लेकर 23 तक देखे तो। और सोलर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 20.57% और विंड में 5%। याद रखने के लिए अपन ने ऐसे भी देखा था कि ओवरऑल 4%, विंड 5%, 4 × 5 20। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन 36,000 सर्किट किलोमीटर से 44,000 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच गई है, जो कि 23% की बढ़ोतरी है। इसमें देखा था 765 केवी लाइन, 400 केवी लाइन, 220 केवी लाइन और 132 केवी लाइन। सबसे ज़्यादा जो है वो केवी लाइन कौन सी है, तो 132 वाली, लगभग 20,000, 44,000 में से 20,000 सर्किट किलोमीटर तो यही है। 220 वाली है 16। तो वो पॉइंट नंबर याद नहीं रखना है, मैं आपको बस एक रफ आइडिया बता रहा था यहाँ पर आपको। ऊर्जा उपलब्धता की बात करें, 8,000 करोड़ यूनिट ऊर्जा उपलब्धता हुआ करती थी 20 के अंदर। 23-24 में ये 11,000 करोड़ यूनिट है। इसमें भी लगभग 27% का इजाफा जो देखने को मिल रहा है। उसके बाद में वितरण उपभोक्ता की बात में डिस्ट्रीब्यूशन की देखे थे, कितने उपभोक्ता थे? 196 लाख, लगभग 2 करोड़ के आसपास। उसमें से घरेलू कितने थे? 78%। घरेलू कितने थे? 9%। एग्रीकल्चर वाले कितने थे? 10%। इंडस्ट्री वाले कितने थे? 1.66%। और पथ प्रकाश वाले कितने थे? 0.15%। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर देखा था 43,965 गांव जुड़ चुके हैं। इसमें से 1.14 लाख ढाणियां भी जुड़ चुकी है। हाँ ना, ये सारे फैक्ट हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने योजनाएं पढ़ी थी। योजनाओं के अंदर बात करें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। क्या फैक्ट पढ़े थे कि ये योजना कब शुरू हुई थी? आप लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन बताओ कब शुरू हुई थी, फटाफट बताएंगे। ये योजना कब शुरू हुई थी और इसमें टारगेट क्या है? फटाफट बताएंगे ये योजना शुरू कब हुई थी और इसके टारगेट क्या है। 13 फरवरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 13 फरवरी। टारगेट बताओ, टारगेट 1 करोड़ सोलर पैनल लगाने का, जबकि राजस्थान में कितना था? 5 लाख का। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और फिर घरों में कितनी बिजली मुफ्त देनी है? 13 जनवरी बता रही मोनिका, गलत है, 13 फरवरी बताया था।
1 करोड़ घरों में सोलर पैनल, बहुत बढ़िया। 5 लाख घरों में सोलर पैनल, ये राजस्थान का टारगेट है, सही बात है। वसुंधरा कह रही 13 फरवरी 2020, गलत है, 13 फरवरी 2024 की बात है ये। 300 यूनिट, बहुत बढ़िया। निर्मल सही बता रहे हैं। धनराज कह रहे 150 यूनिट, गलत है। 300 यूनिट बताया था भाई, 300 यूनिट तक बिजली जो हो घरों में फ्री देना, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़े। चलिए यहाँ तक की बातें आप सब लोगों को याद है। उसके बाद आगे सोचो, आगे क्या पढ़ा था अपन ने, इसके लाभ क्या मिलते हैं। तो लाभ में हमने देखा था कुछ तो जो कि अनुदान का पैसा मिलता है, और कुछ जो है वो लोन के रूप में मिलता है। क्या आपको थोड़ा बहुत याद है अनुदान कितना मिलता था, लोन कितना मिल रहा था? फटाफट बताएंगे। अनुदान और लोन का अलग अलग, अनुदान और लोन का अलग अलग। 30,000, 60,000 और 78,000, बहुत ही बढ़िया। और लोन कितना? 2 लाख लोन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, अनुदान 78,000, 78,000 तो देखो मैक्सिमम था। बाकी 3 कैटेगरी भी मैंने आपको बताई थी, 30,000 से 60,000, 60,000 से 78,000 और 78,000। चलिए भी बहुत ही अच्छी बात है, आप सब लोगों को चीज़ें याद भी हो रही हैं साथ के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने इसके करंट अफेयर के 2-3 फैक्ट पढ़े थे, बताएंगे जरा फटाफट। करंट अफेयर के 3 फैक्ट पढ़े थे। करंट अफेयर के 3 फैक्ट पढ़े थे। 10 मार्च तक हमने कितना कर लिया है, कितने सोलर पैनल लगा लिए 10 मार्च तक? पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, कौन सी ऐसी 2 यूटी है जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से सोलर पैनल लगवा चुकी हैं? और फिर एक हमने फैक्ट पढ़ा था कि भाई टॉप 5 जो वो कौन सी हैं? गुजरात में सबसे ज्यादा, ठीक बात है। चंडीगढ़ एंड दमन दीव, ठीक बात। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सब लोगों को इसके बारे में सारी बातें याद है ना। तो यहां तक की बातें हमने ली थी पढ़। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ने पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। कौन सी योजना? पीएम कुसुम योजना। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना, पीएम कुसुम योजना, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूज करती है लोगों को। इसके बारे में एक्चुअल में लोगों को उतने अच्छे से डिटेल पता नहीं होती है ना। पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान उत्थान मिशन है ये, ठीक है ना। जिसके अंदर की कोशिश ये की जाती है कि जो किसान है वो अपने खेतों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोड्यूस करे और उसी से अपने खेत का काम जो वो चला ले। और यदि कोई सरप्लस एनर्जी उसके पास बच जाती है तो वो बेच दे। किसे बेच दे? डिस्कॉम को बेच दे, ताकि वो उसे आगे घरों तक पहुंचा सकेंगे। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर, बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है, वो किसानों के खेतों में जाता है। आज के समय में यदि सरकार ये कह दे कि हम किसानों को फ्री बिजली जो वो नहीं देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाएगा किसी भी पार्टी के लिए। जबकि हम बात करें, सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा इसके अंदर लग जाता है। जो हमारे घरों में बिजली आती है वो 8 रुपए यूनिट, 9 रुपए यूनिट के हिसाब से आती है। कमर्शियल जो दुकानें होती है वहां पर 12 रुपए यूनिट, 13 रुपए यूनिट लगती हैं। लेकिन राजस्थान सरकार 2,000 यूनिट पर मंथ एग्रीकल्चर के लिए फ्री दे रही है। यानी कि मैं कमर्शियल रेट से इसकी कंपैरिजन करूं तो लगभग 26,000 रुपए पर मंथ की बिजली किसानों को फ्री दी जा रही है। इस वजह से सरकार को लगा कि कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, फ्री को तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाएगा ये। इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये है कि किसी तरीके से किसानों को ही सक्षम बना दे कि वो अपने खेतों में ही बिजली को प्रोड्यूस कर ले। आप कहोगे किसान खेतों में बिजली प्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो हम यहां पर कहेंगे कि किसानों के द्वारा खेतों में क्या लगा दिए जाए? सोलर पैनल लगवा दिए जाए। आप कहोगे 2 इश्यूज हैं। पहला इश्यू ये है कि सोलर पैनल लगाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। दूसरा इश्यू ये है कि लगाएंगे कहाँ? तो यदि सोलर पैनल लगा लेंगे तो खेती कहाँ पर करेंगे? तो सरकार ने कहा कि भाई देखो, खेत के अंदर जो फसल यहाँ पर उगी हुई है, बहुत सारे ऐसी फसलें होती है जिनको छाया चाहिए होती है, तो यहाँ पर इस तरीके से सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा ऊंचाई पर।
उसके नीचे फसलें उगा लो, उसके ऊपर सोलर पैनल हो जाए, और उन कुछ ऐसी फसलें होती है जिनको छाया चाहिए होती है तो छाया भी मिल जाएगी। तो सारी चीजें बढ़िया है। फिर दूसरा आता है कि यार इसमें खर्चा तो बहुत आता है सरकार ने कहा कि कुछ हेल्प हम कर देंगे। तो इन सब उद्देश्यों के साथ में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम था पीएम कुसुम योजना। मार्च 2019 के अंदर शुरू की गई थी। 31 मार्च 2026 तक इसका टारगेट यह है कि हमें टोटल 34,800 मेगावाट यानी कि 34.8 गीगावाट एनर्जी इसके माध्यम से प्रोड्यूस करनी है। कितनी? 34,800 मेगावाट। ये पहले टारगेट 30,800 मेगावाट था, उससे पहले 24,800 मेगावाट था, इसको लगातार बढ़ाते रहे हैं। अब सरकार ने नया टारगेट क्या रखा है? 34,800 मेगावाट। 30,800 मेगावाट डेटा पुराना हो गया, सरकार ने इसको बढ़ा दिया, 34,800 मेगावाट कर दिया है। कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है इसे? तो आपको लगेगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चलाती होगी, नहीं, इसे चलाती मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, उसके द्वारा इस अभियान को चलाया जाता है। तो 3-4 जो बेसिक फैक्ट हमने पढ़े। पहली बात, मार्च 2019 से ये योजना शुरू हुई थी, 31 मार्च 2026 तक चलेगी ये योजना। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज को देखती है। टारगेट 34,800 मेगावाट का इसके अंदर रखा गया है। अब इस योजना को कब तक रखा गया है? ये 31 मार्च 2026 तक का। अब इस योजना को 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कंपोनेंट ए, बी और सी। एक एक करके हमें इन्हें देखना पड़ेगा कि क्या है ये कंपोनेंट, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात कंपोनेंट ए, जिसमें जो किसान है वो या फिर कई सारे किसान मिलकर, जिसके लिए एक शब्द यूज होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत सारे किसान मिलकर, एफपीओ शब्द यूज होता है। तो आप तो छोड़ो कि कुछ किसान या फिर एक किसान अपने खेत में सोलर प्लांट लगाएगा, अपने खेत में एक प्रकार से सोलर प्लांट लगाएगा जो कि या तो ग्रिड से जुड़ा होगा या फिर किसी रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट से जो जुड़ा होगा। तो अपने खेत में क्या लगाएगा? एक प्लांट जो वो लगाएगा। कितनी कैपेसिटी का? तो एक किसान के द्वारा यहाँ पर 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक का ऐसे सोलर प्लांट किसानों के द्वारा खेतों में लगवाए जाएंगे। कितने से? 0.2 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक का, 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक का। और ऐसे प्लांट को हम जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट के नाम से जानेंगे। अभी तक हमने क्या जाना? किसान या किसानों का समूह सोलर प्लांट लगाएगा जो या तो ग्रिड से जुड़े होंगे या फिर किसी रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट से जुड़े होंगे। इसकी कैपेसिटी जो 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक होगी और इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट के नाम से जानेंगे। यहां से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, पावर का जनरेशन होगा, पावर बनेगी और पावर बनने के बाद ये बेच दी जाएगी किसे? डिस्कॉम को। डिस्कॉम क्या होते हैं? तो डिस्कॉम होते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो राजस्थान सरकार ने अलग अलग प्रकार के डिस्कॉम बना रखे हैं। जैसे एक है जयपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, क्या है? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ऐसे ही है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ऐसे ही है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जिस तरीके से अलग अलग डिस्कॉम्स बना रखे हैं। तो किसान अपनी जो बिजली है वो किसे बेचेंगे? इन डिस्कॉम को बेचेंगे। ये डिस्कॉम जो वो खरीद लेंगे। कितने पैसे में खरीदेंगे? तो जो स्टेट ईआरसी ने डिसाइड किया है उतने पैसे में खरीदेंगे। तो यहां पर हम थोड़ा सा समझ लें ये स्टेट ईआरसी क्या होती है, थोड़ा सा चीज को समझना। भाई हमारे यहां पर एक कमीशन होता है, उसका नाम है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसको मैं ईआरसी के नाम से जानता हूं। ये राजस्थान का है इसलिए ईआरसी बन जाता है। गुजरात का होता तो जीईआरसी बन जाता, इस तरीके से। तो ये एक कमीशन होता है। इस कमीशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने रुपए पर यूनिट खरीदी जाएगी। किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? RERC के द्वारा, राजस्थान
इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कितने रुपए में ये इलेक्ट्रिसिटी खरीदी जाएगी। थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको चलूं तो थोड़ी सी एक बात और बता दूं, हमारे देश में एक कानून है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। उसके तहत दो संस्थाएं बनाई गई है, एक जिसका नाम है CERC यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और एक होता है स्टेट ERC, अलग अलग राज्यों के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो कितने रुपए में घरों तक मिलेगी, ये सारी चीजें कौन निर्धारित करता है? CERC। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा? SERC के द्वारा। तो अब हम यहां पर ये कह रहे हैं, ओवरऑल पर्पज मेरा बताने का ये था ताकि आपको एक इंस्टीट्यूशनल किस तरीके का सेटअप है हमारे यहां पर वो समझ हो। वापिस चलते हैं कंपोनेंट ए पर। कंपोनेंट ए के अंदर हमने देखा कि जो किसान है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो डिस्कॉम्स को बेचेंगे। कितने पैसे में बेचेंगे? जो कि तय किया है किसने? स्टेट ERC ने, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने तय किया है। और इसमें जो तय किया है वो है 3.40 रुपए पर यूनिट। कितने में तय किया है? 3.40 रुपए पर यूनिट। इतने रुपए में ये इलेक्ट्रिसिटी जो उनको बेच दी जाएगी। अब मान लो कि उनकी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है वो बनी 10,000 रुपए की, ठीक है ना। तो अब उनकी जो खुद की जो खर्च हुई है, चलो एक बार अभी इसको छोड़ देते हैं अपन। तो इस तरीके से जो वो किसको बेच दी जाएगी? डिस्कॉम्स को जो बेच दी जाएगी। डिस्कॉम को क्या फायदा होगा? क्या डिस्कॉम केवल मीडिएटर के तौर पर ही काम कर रहा है क्या? क्योंकि ये योजना तो किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट की जो डिस्कॉम्स है उसको भी तो कुछ फायदा दो, तो उसको भी एक फायदा मिलेगा। 3.40 रुपए तो वो किसानों को दिलवा देंगे और 0.40 रुपए पर यूनिट वो डिस्कॉम्स को भी मिलेंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव वही है। क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, यानी कि इनको भी ये पैसे मिलेंगे। या फिर पूरे मेगावाट के हिसाब से बात करो तो 6.6 लाख रुपए मिल जाएंगे। या तो यूनिट के हिसाब से ले लो या फिर मेगावाट के हिसाब से ले लो, जो भी कम है वो पैसे मिल जाएंगे आपको। यूनिट के हिसाब से बात करोगे तो 0.40 रुपए यूनिट मिल जाएंगे, और पूरे मेगावाट के हिसाब से बात करोगे तो 6.6 लाख पर मेगावाट जो वो मिल जाएंगे। ओवरऑल मुझे फिर से बताओ पूरी कहानी क्या है। मैं फिर से आपको पूरी कहानी समझा देता हूं कि जो कंपोनेंट ए है उसमें क्या होगा? जो किसान होगा वो अपने खेत में क्या लगवाएगा? सोलर प्लांट जो है इस तरीके से लगवाएगा। इस सोलर प्लांट जो कि ग्रिड से जुड़ा होगा, इस सोलर प्लांट से जो भी पावर जनरेशन होगी वो बेची जाएगी किसे? डिस्कॉम्स को। डिस्कॉम जो है डिस्कॉम्स को बेची जाएगी। ये डिस्कॉम जो है वो कितने पैसे में खरीदेंगे वो तय किया है RERC ने। कितने पैसे में तय किया है? 3.40 रुपए पर यूनिट के अंदर तय किया है। डिस्कॉम्स को क्या मिलेगा? डिस्कॉम्स को मिलेगा 0.40 रुपए पर यूनिट या फिर 6.6 लाख रुपए पर मेगावाट, ये उसको मिलेगा। ठीक है। ओवरऑल हमने देखा कि भाई किसानों को भी फायदा है, डिस्कॉम्स को भी यहां पर फायदा हो रहा है। इस तरीके से सरकार का उद्देश्य है 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। 10,000 मेगावाट टोटल तो कितनी है? 34,800 मेगावाट, उसमें से 10,000 मेगावाट इस कंपोनेंट से करनी है। अच्छा, ये जो सोलर प्लांट किसानों द्वारा लगाए जा रहे हैं ये कितने कैपेसिटी के हैं? 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के हैं। 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के हैं। ये है पूरा कंपोनेंट ए, जिसको कि हमने डिटेल में समझा। इसलिए डिटेल में समझा क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में राजस्थान सरकार ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम के रूप में जो है चिन्हित किया है। कितनी योजनाओं को? 25 योजनाओं को। 25 योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम बताया है। अब तो एक तो दिमाग में आपके ये आएगा कि फ्लैगशिप स्कीम क्या होती है। फ्लैगशिप स्कीम और कुछ खास नहीं होता, बस इतना सा है कि सरकार इनके ऊपर विशेष ध्यान रखेगी, इसकी विशेष मॉनिटरिंग करेगी कि कितनी क्या इसकी प्रोग्रेस जो वो हुई है। तो PM कुसुम योजना के तहत किसानों को अपने खेत में बिजली प्रोड्यूस करने का और इवन उससे पैसे कमाने का ऑप्शन जो यहां पर दिया जा रहा है। तो मार्च 2019 में शुरू हुई, 31 मार्च 2026 तक जो है 34,800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज को चला रही है। इसके कंपोनेंट ए के तहत खेतों के अंदर सोलर पैनल प्लांट लगवाए जाएंगे जो कि ग्रिड से जुड़े होंगे, जिसकी कैपेसिटी 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट होगी, जिससे पावर जनरेशन जो होगी वो डिस्कॉम्स खरीदेंगे। कितने पैसे में खरीदेंगे? जो कि RERC ने निर्धारित किया है उतने में खरीदेंगे। 3.40 रुपए
पर यूनिट का उन्होंने डिसाइड किया है। और जो डिस्कॉम है उसको क्या फायदा होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव उसको मिलेगा 0.40 रुपए पर यूनिट या फिर 6.6 लाख रुपए मेगावाट के हिसाब से उसको मिलेंगे। ये था हमारा पूरा कंपोनेंट ए। इस कंपोनेंट ए को सरकार, राजस्थान सरकार ने दो अलग अलग फेजेस के अंदर चलाया है। जो पहला फेज था, इस कंपोनेंट ए को के बारे में यदि अपन यहां पर देखें तो इसका उद्देश्य है क्या है, वही किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि का यूज कर लेना। इसका जो पहला फेज था उसको चलाया जा रहा था किसके द्वारा, RRECL के द्वारा। एक संस्था है जिसका नाम क्या है, RRECL। ध्यान रखना ये जो संस्था है अपन ने अभी जो थोड़ी देर पहले देखी उस संस्था का नाम क्या था, RERC, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो अलग था। वो पैसे निर्धारित करता है सिर्फ। ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही थी फर्स्ट फेज में, ये चलाई जा रही थी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी निगम लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RRECL के द्वारा चलाई जा रही थी पहले फेज में। फिर सरकार को लगा कि यार RRECL को क्यों अपन बीच में लेके आ रहे हैं, एक्चुअल में बेचना किसको है, डिस्कॉम को, तो क्यों ना डायरेक्ट किसको बेच दो, डिस्कॉम को बेच दो, डायरेक्ट किसको बेच दो, डिस्कॉम को बेच दो। तो अब सेकंड फेज के अंदर ये योजना जो चल रही है इसका कार्यान्वयन राजस्थान डिस्कॉम को सौंप दिया गया। RRECL का बीच में काम किया है, इसलिए फेज 1 के अंदर जो था RRECL ने लगवाए थे, लेकिन फेज 2 के अंदर जो है राजस्थान डिस्कॉम्स को ही सौंप दिया गया है। ये पूरी बात है, ठीक है। अब देखो एक बात मैंने ये कही थी कि भी ये जो सोलर प्लांट जो होंगे ये ग्रिड से जुड़े होने चाहिए, इसलिए ये कहा गया कि ये जो सब स्टेशन होंगे इसकी 5 किलोमीटर की परिधि में जो स्थित भूमि है वहीं पर लगाए जा सकते हैं। नहीं समझे मैंने क्या कहा था, जो सोलर प्लांट लगाए जाएंगे वो किससे जुड़े होने चाहिए, ग्रिड से जुड़े होने चाहिए। तो ग्रिड से जुड़े हो बहुत दूरी पर होगा ग्रिड से, तो कैसे भाई वो कैसे आप पैसा कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम तक पहुंचाओगे कैसे, इसलिए कहा गया ये जो सब स्टेशन है इसे 5 किलोमीटर की स्थित भूमि में ही लगाए जा सकते हैं। और फेज 2 को इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, राजस्थान डिस्कॉम के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। राजस्थान ने अपना लक्ष्य कितना रखा है, 1,000 मेगावाट। भारत सरकार ने टोटल कितना रखा था, 10,000 मेगावाट। उसमें से राजस्थान सरकार का योगदान कितना रहेगा, 1,000 मेगावाट। और राजस्थान सरकार ने डिवाइड और कर दिया कि डिस्कॉम्स को ये काम करना है, कितने डिस्कॉम है, 3। तो जयपुर वाला डिस्कॉम 335 मेगावाट इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा, जो अजमेर वाला है वो 330 करेगा, और जोधपुर वाला भी 335 करेगा। और अरे यार यहाँ पे 3.40 नहीं, सॉरी 3.04 था ना, मैंने 3.40 बोल दिया था, 3.04। ये पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई, यदि नहीं आई तो मैं एक बार वापस जो है इस पूरी बात को आपको समझा देता हूं। देखो भाई अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया, फिर से सुनेंगे। मैंने आपको बताया कि मार्च 2019 में शुरू हुई थी, 31 मार्च 2026 तक चलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको देखती है। टारगेट टोटल ये है। कंपोनेंट ए में क्या होगा, सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, फार्मर लगाएंगे या फिर कुछ किसान मिलकर लगाएंगे जो ग्रिड से जुड़े होने चाहिए, और या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट से जुड़े होने चाहिए। इसलिए कहा गया कि ग्रिड की 5 किलोमीटर की परिधि में लगाओगे, कैपेसिटी ये होनी चाहिए। इसको रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट के नाम से जानेंगे। पावर जनरेशन जो होगी वो डिस्कॉम खरीदेंगे, कितने पैसों में, जो कि प्री फिक्स्ड टैरिफ है, कितना है, 3.04 है, 3.04 है। किसने डिसाइड किया है, स्टेट ईआरसी ने डिसाइड किया है। डिस्कॉम्स को क्या फायदा होगा, ये फायदा जो डिस्कॉम्स को होगा। राजस्थान सरकार इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रही है, राजस्थान सरकार जो है इसको 2 फेजेस के अंदर, अलग अलग फेजेस के अंदर इंप्लीमेंट किया है। पहले फेज के अंदर क्या हुआ था, पहले फेज के अंदर इसको चलाया जा रहा था किसके द्वारा, RRECL के द्वारा, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा था। सेकंड फेज में ही किसको दे दिया, सेकंड फेज में ही दे दिया डिस्कॉम को। कितना टारगेट दिया है, 1,000 मेगावाट का। इसमें से जयपुर वाले को कितना दिया है, 335 मेगावाट का। अजमेर वाले को कितना दिया है, 330 का। और जोधपुर वाले को कितना दिया है, 335 मेगावाट का यहाँ पर टारगेट जो वो दिया गया है। पूरे भारत सरकार का टारगेट कितना है, 10,000 मेगावाट। ऑल दो पूरा पीएम कुसुम के अंदर कितना है, 34,800, लेकिन इसमें से जो कंपोनेंट ए है उसका कितना है, 10,000 मेगावाट। क्या ये पूरी बात, पूरी कहानी डिटेल में आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे बताएंगे, फिर मैं कंपोनेंट बी पर बढ़ता हूं।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न से मैं बार बार पूछे जाने से परेशान हो गया हूँ। उस प्रश्न का उत्तर सुन लो, एक बार सुन लो, ढंग से सुन लो। इकोनॉमिक सर्वे की बुक कब आएगी? देखो, मेरा तरीका ये है, हमने पूरे इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स आपको दे दिए हैं। ये जब मैं क्लासेस कंप्लीट कर लूँगा, सारी क्लासेस मेरी जब कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में बुक के रूप में ये अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि मैं क्लास में जो अपडेट करवाता हूँ वो सारी चीज़ों के साथ में हम बुक देना चाहते हैं, इसलिए उसके बाद आएगी। अभी हम क्या करें, अभी आपके पास दो ऑप्शन है। पहली बात, बुक खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप तो सिर्फ नोट्स निकलवा लो, और जो मैं अपडेट बता रहा हूँ आप वो अपडेट साथ के साथ कर लो। दूसरा ऑप्शन है, केवल खुद के नोट्स बनाते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो रिवीजन के लिए, खुद के नोट्स साथ के साथ बनाते रहो रिवीजन के लिए, और कंप्लीट जब हो जाए उसके बाद बुक ले लेना और उससे क्रॉस चेक कर लेना। दो ऑप्शन है, समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो सर मैं अब इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप ये चाहते हो कि मैं तुरंत ये लो भाई बुक बना लो, ये बुक पकड़ो, तो फिर दुनिया भर की बुक्स मार्केट में है। दुनिया भर की बुक्स इकोनॉमिक सर्वे की मार्केट में है, कम से कम 10 बुक इकोनॉमिक सर्वे की मार्केट में है। इनमें से कोई सी भी जाके परचेज कर लो, मैं गारंटी देता हूं एक भी ढंग की बुक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक कोई टीचर उसको पढ़ाएगा नहीं, तो लेटेस्ट करंट फिर क्या हुए हैं चीजों को एक कंसाइज वे के अंदर दे ही नहीं पाएगा। सर्वे में जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना जो है वो कर दे, छोटे छोटे कर करा के जो जो भी वो फॉर्मेट भी हमने तय करवा के दिया था उसके हिसाब से दे दिया, वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए जो बुक है वो क्लासेस कंप्लीट होने के बाद ही आ सकती है। अब इस बात को बार बार पूछ के आप अपना और मेरा समय खराब ना करें, ठीक है ना? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात की किसकी? कंपोनेंट ए की। अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, और वो है कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी में क्या होगा? देखो भाई, कंपोनेंट ए के अंदर क्या कर रहे थे? तो कंपोनेंट ए के अंदर हम लगा रहे थे सोलर प्लांट। कंपोनेंट ए के अंदर हम क्या कर रहे थे? कंपोनेंट ए में हम लगा रहे थे सोलर प्लांट। लेकिन भाई सोलर प्लांट लगाने के लिए खूब सारी जगह चाहिए, बहुत सारे बहुत सारा खर्चा आएगा, है ना? और फिर उसके बाद एरिया भी वो हमने कहा उस परिधि में ही होना चाहिए, इसलिए पॉसिबल नहीं है। सब किसानों के लिए सोलर प्लांट लगाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसानों को जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं खेतों में, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन किस चीज का होता है? सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, वो होता है आपके जिसको मैं कहूंगा पंप, एग्रीकल्चर पंप, जिसके माध्यम से पानी खींच के लाया जाता है और फसलों तक पहुंचाया जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा इसका होता है। तो फिर सरकार ने एक ऑप्शन दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप सोलर प्लांट नहीं लगा सकते तो आप एक काम करो, एग्रीकल्चर पंप आपने जो लगा रखे हैं, अभी वो चल रहे हैं आपके जनरेटर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, एक काम कर लो, उनका सोलराइजेशन करवा लो। क्या करवा लो? उनका सोलराइजेशन करवा लो, वो सोलर एनर्जी से चला लो। बात समझ में आ गई? कि जो एग्रीकल्चर पंप आपने लगा रखे हैं उसका केवल सोलराइजेशन करवा लो, पूरे सोलर प्लांट वगैरह नहीं लगते, कोई बात नहीं। जो कंपोनेंट सी है वो भी लगभग इसी प्रकार का है। वो क्या कहता है? ये तो है स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए। किसके लिए? स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए। स्टैंड अलोन सोलर पंप का मतलब ये हुआ कि जो जनरेटर से चल रहे अकेला बस पंप ही है, वो जो सीधे पूरे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा नहीं हुआ है। जबकि जो कंपोनेंट सी जो है वो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़ा हुआ सोलर पंप है, जो एग्रीकल्चर पंप है उसके लिए। बात समझ में आई क्या? जो
कंपोनेंट बी है वो एग्रीकल्चर पंप कौन से हैं, जो कि अकेले ही हैं इन द सेंस कि वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी के जो तार है ना उससे नहीं जुड़े हुए, जनरेटर से चल रहे हैं। अब जनरेटर से ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो हो ही रही है, तो इसलिए उसका सोलराइजेशन कर रहे हैं। जबकि जो सी वाले जो है वो ग्रिड से जुड़े हुए हैं, जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जाती है उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार कह रही है कि भाई जो अलग से हैं उनको भी सोलराइजेशन करवा लो, और जो मतलब इस तरीके से है जो कि ग्रिड के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी सोलराइजेशन करवा लो। तो कंपोनेंट बी के अंदर क्या बताया गया है, एग्रीकल्चर पंप का क्या करवा लिया जाए, सोलराइजेशन करवा लिया जाए, उसको सौर ऊर्जा पर चला लो। तो उसको सौर ऊर्जा पर चलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, तो उसको सौर ऊर्जा पर चलाने के लिए यानी कि कंपोनेंट बी में स्टैंड अलोन सोलर पंप फॉर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए स्टैंड अलोन जो सोलर जो पंप है उसका सोलराइजेशन जो आप करवा लो। ठीक है ना। तो इस तरीके की बात जो यहां पर बताई गई है, इसमें क्या कुछ सहायता, तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम यहां पर जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 30% दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए का यदि इस काम में खर्चा आया तो उसका 30,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दे दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे ही 30% पैसा हम दे देंगे, तो वहां पर भी 30,000 पैसा जो राज्य सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। बाकी भी बचा कितना रुपया, 40 रुपया, तो सरकार ने कहा कि इस 40 में से भी 30 रुपया हम आपको लोन के रूप में दिलवा देंगे। आपको अपने पल्ले से कितने रुपए खर्च करने, 10 रुपए। लाभार्थी को सिर्फ कितने रुपए खर्च करने, 10 रुपए। 30% लोन दिलवा देंगे, 30% स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। इवन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, कोई पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर तो केंद्र सरकार 50% पैसा दे देती है अनुदान के रूप में। वहां पर केंद्र सरकार 50% दे देती है, राज्य सरकारें 30% देती है, ऋण 30% दिलवा दिया जाएगा और 10% लाभार्थी को देने होंगे। इस तरीके का क्या है कंपोनेंट बी, जिसमें क्या किया जाएगा, स्टैंड अलोन सोलर पंप फॉर इरिगेशन। पूरे भारत में ऐसे कितने जो सोलर पंप लगाने हैं, 14 लाख। पूरे भारत में ऐसे कितने सोलर पंप लगवाने हैं, 14 लाख। बात क्लियर है। अब चलते हैं कंपोनेंट सी पर। कंपोनेंट सी क्या कहता है, कंपोनेंट सी कहता है जो कि ग्रिड से जुड़े हुए हैं उनका भी सोलराइजेशन करवा लो भाई। कुछ किसान कहेंगे कि नहीं भी यार वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, मैं अकेला क्या ही करवाऊं, मैं अकेला क्या ही उसका सोलराइजेशन करवाऊं। सरकार कहती है एक काम करो, कुछ किसान मिलकर एक साथ उसका सोलराइजेशन करवा लो, जिसको फीडर सोलराइजेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, फीडर सोलराइजेशन। फीडर सोलराइजेशन क्या होता है कि जैसे मान लो नहर है, नहर के बाद आगे पानी निकालकर जिसको फीडर बोला जाता है, वहां से पानी जो वो जाता है। तो यहां पर इस फीडर पर ही, यहीं पर ऐसे पंप लगा लो जिसमें कि कई सारे किसान एक साथ मिलकर सोलर पंप जो वो लगा लेंगे। तो फीडर सोलराइजेशन करवा लो। अकेला नहीं करवाना चाहते तो फीडर सोलराइजेशन करवा लो। तो जो कंपोनेंट सी है वो क्या कह रहा है, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप या फिर फीडर सोलराइजेशन। बात समझ में आई क्या। तो इस तरीके से हमने कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी के बारे में जाना। जो कंपोनेंट सी है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया जो कि किससे जुड़े हुए हैं, ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप है उनकी बात चल रही है, या फिर फीडर लेवल सोलराइजेशन की बात चल रही है। फीडर लेवल समझ गए कि कई किसान मिलकर करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कैसे कितने करने हैं, तो 35 लाख सोलर पंप का सोलराइजेशन करना है, फीडर सोलराइजेशन करना है, ठीक है ना। और इसमें से राजस्थान का टारगेट कितना है, राजस्थान का टारगेट है 4 लाख पंप का। राजस्थान का टारगेट कितना है, 4 लाख पंप का राजस्थान का टारगेट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी समझ में आया होगा। ये योजना कहलाती है आपके पीएम कुसुम योजना, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में फ्लैगशिप स्कीम के रूप में चिन्हित की गई है। तो इस तरीके से मैं पूरी बात को एक बार फिर से समराइज कर दूं कि ये जो योजना है, इस योजना के तहत, इस योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो इसकी की गई थी शुरुआत 2019 के अंदर की गई थी। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से चलाती है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए के अंदर सोलर प्लांट लगवाने हैं, किसान लगवाएंगे या फिर कई सारे किसान मिलकर लगवाएंगे। ग्रिड कनेक्टेड होना चाहिए, इसलिए वो 5 किलोमीटर की जो परिधि के अंदर होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम को बेचेंगे। डिस्कॉम से कौन खरीदेगा, सॉरी डिस्कॉम कितने पैसों में खरीदेगा, जो RERC ने निर्धारित किया है, जो कि 3.04 रुपए पर यूनिट पे किया है। इसके लिए जो डिस्कॉम को भी
पैसे मिलेंगे 0.40 रुपए पर यूनिट या फिर 6.6 लाख रुपए पर मेगावाट पैसे मिलेंगे। टारगेट ये है कि 10,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करनी है। अकेले राजस्थान ने 1,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने का इसमें टारगेट रखा है। पहले फेज को RRECL के द्वारा चलाया जा रहा था, सेकंड फेज को जो है वो डिस्कॉम्स को डायरेक्ट दे दिया गया और डिस्कॉम का 1,000 मेगावाट के टारगेट को डिवाइड कर दिया गया। जयपुर वाला 335 मेगावाट, अजमेर वाला 330 मेगावाट और जो है जोधपुर वाला भी 335 मेगावाट। उसके बाद कंपोनेंट बी पड़ा। कंपोनेंट बी के अंदर हमने देखा स्टैंड अलोन सोलर पंप जो है उनका, सॉरी स्टैंड अलोन जो पंप है उनका सोलराइजेशन करना है। टोटल 14 लाख पंपों का ऐसे सोलराइजेशन करना है। 7.5 जो हॉर्स पावर जो है उसके तक होने चाहिए। कई जगह पर 10 लिखा रहता है, अभी तक ऑथेंटिक वाला 7.5 ही मान लेना। 10 लिखा हो तो उसको करेक्ट कर लेना 7.5, ठीक है ना। और इसमें देखा कि केंद्र सरकार 30% पैसा देती है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में 50% पैसा दे देती है। राज्य सरकार 30% देती है, 30% लोन दिलवा दिया जाएगा और 10% जो लाभार्थी को खुद को देना होगा। कंपोनेंट सी के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो आपके फीडर वाला सोलराइजेशन करना और जो ग्रिड से जुड़े हुए हैं उसका सोलराइजेशन करने की बात चल रही है। इसके अंदर 35 लाख पंपों का करना है। उसमें से अकेले राजस्थान का टारगेट 10 लाख का है। आप देखोगे राजस्थान का टारगेट लगभग 10% के आसपास रहता है। उधर देखा था 10,000 की, पूरे भारत में 10,000 करना था, राजस्थान ने 1,000 मेगावाट का टारगेट रखा। यहां पर पूरे भारत के अंदर 35 लाख पंप लगाने हैं, राजस्थान ने 4 लाख पंप का लगभग 10-12% के आसपास का रखा। ये थी पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और पीएम कुसुम योजना आपको पहली बार इतने अच्छे से समझ में आई होगी। बताओ भाई, कहानी क्लियर है क्या? आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। जी सर, क्लियर है सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दो और योजनाएं हैं। एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये था पहले नाम। आजकल इसका नाम मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना है। ब्रैकेट में लिखा होता है कृषि, यानी कि फ्री में बिजली दी जाएगी। कृषि के लिए अलग है, घरेलू के लिए अलग है, इसलिए नाम क्या है? मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कृषि और जो घरेलू वाला होगा उसके ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा घरेलू, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कृषि वाले की, एग्रीकल्चर वाले की। अब देखो कहानी ये है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना चलाई गई थी पहले, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना कृषि कर दिया। इसमें क्या किया गया था? इसमें यह किया गया था कि 1,000 रुपए पर मंथ सब्सिडी मिल जाएगी या फिर एक वर्ष में मैक्सिमम 12,000 रुपए, इतनी आपको सब्सिडी मिल जाएगी एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी की। कृषि बिजली के लिए 1,000 रुपए पर मंथ की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन राजस्थान सरकार ने नए जो है वो फैक्ट्स के साथ में उसको लागू कर दिया है। वो नया फैक्ट क्या है? नया फैक्ट ये कि अब वो किसानों को 2,000 यूनिट पर मंथ बिजली फ्री मिलेगी। 2,000 यूनिट पर मंथ बिजली फ्री मिलेगी। और ये भी कब से? जून 2023 से इस योजना का लाभ मिल रहा है। जून 2023 से इस योजना का लाभ मिल रहा है। 2,000 यूनिट पर मंथ जो बिजली क्या रहेगी? फ्री रहेगी। यदि 2,000 यूनिट से ज्यादा खर्च कर दिया तो क्या होगा? तो फिर जब वो 1,000 रुपए पर मंथ सब्सिडी वाली बात लागू जाएगी। यदि आपको पूरी मुफ्त लेनी है तो 2,000 यूनिट से कम खर्च कर लेना। यदि ज्यादा खर्च कर दिया तो जो पहले वाली योजना थी उसमें क्या हो रहा था? 1,000 रुपए तो मिल रहे थे ना, अब वही मिलेंगे, फिर ध्यान रखना। तो इस तरीके से सरकार किसानों को यह मोटिवेट कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा भी आप जो खर्च ना करो। इसलिए क्या कहा? 2,000 तक कर लिया तो मुफ्त दे देंगे, लेकिन इससे ज्यादा कर लिया तो जो पुरानी वाली योजना में 1,000 रुपए तो मिल रहे थे वो हम भी दे देंगे, ठीक है ना। ये रखा गया। उसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या किया गया? घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कहा गया कि 100 यूनिट तक बिजली आप यदि खर्च करते हो तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। यदि 200 यूनिट तक करते हो तो फिर देखो 100 यूनिट तक तो फ्री थी, उसके ऊपर वाले के जो चार्ज होते हैं ना, स्थायी शुल्क, विद्युत उपकर, वो माफ हो जाएंगे। बस 100 तक तो फ्री रहेगी। 100 से 200 के बीच के जो है स्थायी शुल्क वगैरह जो है वो सारे जो फ्री हो जाएंगे। फिक्स चार्जेस जो है ना वो फ्री हो जाएंगे। 200 यूनिट से ज्यादा कर दिया तो 200 यूनिट से ज्यादा कर दिया तो भाई साहब सिर्फ 100 यूनिट तक के फ्री हो जाएगी। उसके बाद के पूरे पैसे लगेंगे। उसके बाद के क्या होंगे? पूरे पैसे लगेंगे। तो कहानी समझ में आ गई। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या है? 100 यूनिट तक तो पूरा फ्री है, 100 से 200 के बीच में
फिक्स्ड चार्जेस वगैरह हैं वो फ्री कर दिए। 200 से ज्यादा हो गई तो केवल 100 यूनिट तक का जो लाभ मिल रहा था केवल वही मिलेगा। तो इस तरीके से ये 3 योजनाएं हमने पढ़ी। कौन कौन सी योजनाएं पढ़ी? देखो इस तरीके से योजनाओं के रूप में पीएम कुसुम योजना पढ़ी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सीएम निशुल्क बिजली कृषि योजना पढ़ चुके, और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पढ़ चुके। ये 4 योजनाएं पढ़ चुके। ये चारों योजनाएं अब याद हैं कि नहीं है वो बता दो भाई। फिर बढ़ते हैं अपन आगे, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, क्लियर है सर? आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जो मैं और बता देता हूं। वैसे तो कहीं सर्वे में लिखा नहीं है, मैं आपको अपने नॉलेज के लिए बता रहा हूं। लिखना चाहो तो लिख लेना, भले नहीं नहीं लिखना चाहो तो कोई वैसे पूछेगा नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि 4 अलग अलग प्रकार की संस्थाओं के हम नाम पढ़ेंगे। एक संस्था है जिसका नाम है RERC, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करके आए थे। क्या नाम था? राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। 2 जून 2000 को, सन 2000 को बन गया था। वैसे तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत है, लेकिन उससे पहले भी राजस्थान में बना हुआ था। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया, नया कानून बनाया, वो 2003 में बनाया, लेकिन राजस्थान के अंदर ये पहले से ही जो वो बना हुआ था। और ये भी एक राजस्थान का अलग से एक्ट है, उसके तहत RERC एक्ट के तहत ये बना हुआ था। ठीक है ना? कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि RERC, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है, वो प्राइस वगैरह कितने क्या होने चाहिए वो सारी चीजें निर्धारित करता है। अपने घरों में जो बिजली आती है वो 9 रुपए यूनिट के हिसाब से आएगी या फिर 8 रुपए के हिसाब से आएगी, कमर्शियल वाली कितने में जाएगी, ये सारी चीजें कौन निर्धारित करता है? RERC निर्धारित करता है। एक हमने एजेंसी बना रखी है जिसका नाम है RRECL, यानी कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये बनाई थी 2002 में। ये कब बनाई थी? 2002 में। इसका क्या काम है? इसका काम है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कार्य करना, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना, उसको बढ़ावा देना। इसीलिए हमने देखा था पीएम कुसुम योजना पहले इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन थी? यही तो थी, RRECL। लेकिन बाद में किसको दे दिया? सेकंड फेज में डिस्कॉम को दे दिया। तीसरी एक एजेंसी है जिसका नाम है BEE। BEE का मतलब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये भारत सरकार की एक तरीके से संस्था है जो कि 2002 में बनी थी। ये क्या काम करती है? नाम से पता लग रहा है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने का काम करती है। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा दक्षता क्या मतलब हुआ कि पर यूनिट हम ज्यादा से ज्यादा चीजें चला पाए, पर यूनिट उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन उसका हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि भाई आपके घरों में एक ऐसी लगा दी जाए, एक ऐसी एसी लगा दी जाए जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, एक ऐसी हो जो कि ग्रीन रेटेड होती है, जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। यानी कि क्या हुआ? दूसरी वाली एसी के अंदर क्या बढ़ गई? एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ गई, ऊर्जा दक्षता बढ़ गई। तो ऐसे ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के काम किसके द्वारा किए जाते हैं? BEE के द्वारा किए जाते हैं। और भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्या नाम है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो ये हमने कुछ संस्थाओं के नाम पढ़े ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे कहां पर कौन सी संस्था का नाम लिया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा पता रहे। यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने पर अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सोलर पावर के बारे में। सोलर पावर, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर राजस्थान बहुत अच्छा कर रहा है, प्लस राजस्थान पूरे भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का या फिर मैं कहूं एनर्जी का हब बन सकता है, क्योंकि राजस्थान को कुछ प्राकृतिक रूप से फायदे मिल रहे हैं। क्या फायदे मिल रहे हैं? राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर कि 325 से भी ज्यादा सोलर डेज रहते हैं, सौर दिवस रहते हैं, जहां पर बादल बहुत ज्यादा घने नहीं होते। आप मेघालय साइड चले जाओ, वहां पर यदि आप सोलर पैनल लगाओगे कोई बहुत ज्यादा फायदा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर बादल इतने घने हैं कि सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती। आधे दिन तो साल में ऐसे होते हैं जहां पर कि सूरज देखा ही नहीं लोगों ने, लेकिन राजस्थान में 325 दिन अपन सूरज देखते हैं भाई। 325 दिन से भी ज्यादा हमारे यहाँ पर सूर्य पहुंचता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो हवा है, पवन जो है, वो उसकी गति भी कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है, 6 से 7 किलोवाट स्क्वायर किलोमीटर पर डे के हिसाब से।
जो समुद्री इलाके होते हैं वहां पर हवा की गति तेज होती है, वहां पर आपको सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। यहां पर 6 से 7 किलोवाट पर स्क्वायर किलोमीटर पर डे है। हमारे यहाँ पर बंजर भूमि भी बहुत ज्यादा है। ये सारे नेचुरल बेनिफिट जो राजस्थान को मिल रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर 142 गीगावाट 142 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता है केवल सोलर एनर्जी से। सोच के देखो, पीएम कुसुम का पूरा टारगेट 34 गीगावाट का रखा जा रहा है पूरे भारत में, लेकिन यहां पर अकेले राजस्थान सोलर एनर्जी से 142 गीगावाट जो एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकता है। इतना हमारे पास में पोटेंशियल है। तो इसलिए राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सोलर एनर्जी को लेकर हमने क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी हमारे पॉलिसी हैं, उसके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। तो अब अगली हम बात करेंगे किसके बारे में, अक्षय ऊर्जा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्ट है क्या, सोलर एनर्जी। तो सबसे पहली बात तो क्या बताएगी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसके सामने लिख लेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2002 में स्थापना। क्या काम है इसका, इसका काम है गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनको बढ़ावा देना, ठीक है ना। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा राज्य नामित एजेंसी का दर्जा प्राप्त है। राजस्थान के अंदर जो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम कौन सी संस्था करती है, यही संस्था करती है। देश भर में तो कौन सी एजेंसी है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, बीईई। राजस्थान के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए संस्था कौन सी है, यही है RRECL, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद में सौर ऊर्जा का उत्पादन, तो हमारे पास में अच्छे खासे अवसर हैं। सौर विकिरण भी काफी ज्यादा है हमारे यहाँ पर अधिकतम सौर दिवस भी मिल जाते हैं। बंजर भूमि की भी उपलब्धता है और 142 गीगावाट क्षमता है। किसके अकॉर्डिंग, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर इतनी क्षमता है, इतनी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान के अंदर एक नई पॉलिसी लाई गई थी जिसका नाम था एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी। क्या नाम था, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी। ये इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के अंदर हमने टोटल ये टारगेट रखा है कि हम 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। इस पॉलिसी के अंदर हमने क्या टारगेट रखा है, 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे कब तक, 2030 तक। उस 125 में से 115 गीगावाट तो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा और 10 गीगावाट का भंडारण होगा। टोटल मिला दें तो हम 125 गीगावाट जो है एनर्जी टोटल हमें बनानी है। 115 गीगावाट का तो क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, और 10 गीगावाट का क्या हो गया, भंडारण हो गया। टोटल कितना है, 125 गीगावाट। ये कौन सी पॉलिसी के अंदर कहा है हमने, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के अंदर कहा है। ये बात क्लियर है। अब देखें, यदि हमारे यहां पर अलग अलग प्रकार के सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, कौन कौन से सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण 6-7 सोलर पार्क की बात करें। देखो वैसे ये जो टॉपिक है ना, कौन से सोलर पार्क हैं, कौन से विंड एनर्जी के पार्क हैं या विंड एनर्जी के प्लांट लगे हुए हैं, ये सारी चीजें हम राजस्थान ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। यहां पर बस चीजों का रिपीटेशन हो रहा है और राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो किए हैं उनके बारे में यहां पर बातें बता दी जाती हैं। तो कुछ सोलर पार्क्स कौन कौन से हमारे यहां पर बने हुए हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारे यहां पर सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है उसका नाम है भड़ला। क्या नाम है, भड़ला। कहां पर है, जोधपुर में। सबसे बड़ा कैसे हुआ, तो अभी तक जो इंस्टॉल्ड है ये 2245 मेगावाट का है, 2245 मेगावाट। हालांकि आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि पुगड़ के अंदर 2450 मेगावाट का सोलर पार्क बनने जा रहा है। लेकिन अभी तक का देखें तो कौन सा है, भड़ला जोधपुर। कितने मेगावाट का, तो 2245 मेगावाट का। कितने चरणों के अंदर, तो 4 चरणों के अंदर इसे स्थापित किया जाएगा। जिसमें जो पहला चरण है उसमें था सिर्फ 65 मेगावाट एनर्जी ही प्रोड्यूस की। किसने की, तो RRECL ने खुद ने देखा उसको। किसने देखा, RRECL ने खुद ने इसको देखा 65 मेगावाट। लेकिन बाद में उसको लग गया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को कहा कि आप इसे देखो और कुछ एक बना दो जॉइंट वेंचर्स। क्या बनवा दो, जॉइंट वेंचर्स।
जॉइंट वेंचर क्या होते हैं? जॉइंट वेंचर का मतलब होता है राजस्थान सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी मिलकर आपस में एक समझौता करते हैं कि इसका जो भी बेनिफिट होगा उसको अपन बांट लेंगे, लेकिन मिलकर चलाते हैं। इसको बोल देते हैं जॉइंट वेंचर्स। तो टोटल जो है ये 2245 मेगावाट का है, 4 चरणों के अंदर होगा। पहला जो चरण है वो 65 मेगावाट का है, RRECL के द्वारा चलाया जा रहा है। जो दूसरा चरण है वो 680 मेगावाट का है, तीसरा चरण है वो 1000 मेगावाट का, और चौथा चरण जो 500 मेगावाट का। इन सब की को कौन किन से एजेंसी है, इतना डिटेल में बहुत ज्यादा ऐसा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि जो पहला फेज है वो RRECL के द्वारा देखा गया, दूसरा जो फेज है RSDCL के द्वारा देखा गया, तीसरा जो है कंपनी है IL&FS, और राजस्थान सरकार का एक वेंचर है सूरज, उन दोनों के द्वारा चलाया गया। और चौथा जो वेंचर है वो भी अडानी के साथ में राजस्थान सरकार का एक वेंचर उसके द्वारा चलाया गया। चारों के इंटरनल कौन कौन से चला रहे हैं ऐसा सच याद नहीं रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें बताओ बड़ला में 2245 मेगावाट का 4 चरणों के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा था ये। अभी जो आने वाले समय में पुगल हो जाएगा, पहले में 65 मेगावाट, दूसरे में 680, तीसरे में 1000 और चौथे में 500 मेगावाट। पहले वाला RRECL के द्वारा, दूसरा RSDCL के द्वारा, तीसरा IL&FS और सूरज के द्वारा, चौथा अडानी वाली कंपनी प्लस राजस्थान गवर्नमेंट के वेंचर, जॉइंट वेंचर के द्वारा। ठीक है ना। इसमें जो पहला फेज है ये पूरे तरीके से किसने चलाया? RRECL ने चलाया। लेकिन इसके आगे के फेज और बाकी जितने भी सोलर पार्क पड़ेंगे वो किसके द्वारा चलाए गए? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगी क्या? क्या फिर से सुन लो, बड़ला का पहला जो फेज था वो RRECL के निर्देशन में काम किया जा रहा था, और बाकी जो फेजेस होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के निर्देशन में काम हो रहा है। बाकी 5 सोलर पार्क और भी हैं। कौन से हैं? एक है फलोदी पोखरण में, वो 750 मेगावाट का है। ये मेसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी है राजस्थान सरकार का, प्लस एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी है, एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका, प्लस राजस्थान सरकार का क्या है? जॉइंट वेंचर। कहां पर? फलोदी और पोखरण में। तीसरा है फतेहगढ़ फेज 1B जो कि 500 मेगावाट का है, ये अडानी की कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर है। एक है नोख जैसलमेर, ये 925 मेगावाट का है, ये RSCDL के द्वारा चलाया जा रहा है। एक है पुगल के अंदर, पुगल में जो बनाया जा रहा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा जो कि है 2450 मेगावाट का, जिसमें पहला फेज 1000 मेगावाट, दूसरा फेज 1000 मेगावाट और तीसरा फेज 450 मेगावाट। और एक है बुढ़ाना जैसलमेर में, वो भी 2000 मेगावाट का बनेगा, इसको भी RSCDL के द्वारा चलाया जा रहा है। थोड़ा सा सुनने में आपको ज्यादा लगेंगे कि इतने सारे कैसे याद होंगे। अभी कोशिश करते हैं इन 6 के 6 सोलर पार्क्स को याद करने की, देखते हैं, कोशिश करते हैं जितने याद रह जाए उतने ठीक। सबसे पहले हमने क्या कहा? भड़ला जोधपुर। भड़ला जोधपुर वाला 2245 मेगावाट का, कितने चरणों में था? 4 चरणों में था। कौन कौन से 4 चरण? पहला चरण 65 मेगावाट का ही था जिसको कि RRECL के निर्देशन में चलाया जा रहा था। दूसरा जो चरण था वो 680 मेगावाट का था जिसको कि RSCDCL के द्वारा चलाया जा रहा था। तीसरा जो चरण था वो 1000 मेगावाट का था जो कि IL&FS कंपनी के द्वारा प्लस राजस्थान सरकार का वेंचर। चौथा जो चरण था वो आपके 500 मेगावाट का था जो कि अडानी जी के द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा एक हम अब देखो बाकियों के सारे इफेक्ट याद रखने के बजाय नोक जैसलमेर के अंदर, एक हमने देखा फलोदी पोखरण, एक हमने देखा फतेहगढ़ फेज 1B, एक हमने देखा पुगड़, ये जरूर याद रख लेना नया है, जो कि टोटल 2450 मेगावाट का होगा, 3 चरणों के अंदर होगा, RRECL के द्वारा चलाया जाएगा, सॉरी RSDCL के द्वारा, उसके द्वारा चलाया जाएगा। पहला फेज 1000 मेगावाट, दूसरा फेज 1000 मेगावाट, तीसरा फेज 450 मेगावाट। उससे अगला जो चरण, उससे अगला एक देखा था बोंडाना, ये भी 2000 मेगावाट का होगा, इसको भी RSDCL के द्वारा जो चलाया जाएगा, ये भी जैसलमेर के अंदर है। तो ये अलग अलग हमने क्या पढ़े? सोलर पार्क्स पढ़े जो कि बनाए जा रहे हैं। क्या ये 6 बातें, 6 सोलर पार्क्स याद होने की कोई संभावना है क्या? कोई संभावना है क्या याद हो जाएंगे क्या? बताओ भाई।
चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर और क्या किया जा रहा है, और है एक हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल। ये क्या है, ये है कि छत जो है, घरों की छत जो है, जो अपन उसमें कर रहे थे ना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वैसा ही है कि घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना। ऊर्जा का उद्देश्य क्या है, सरकारी भवनों की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़े, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिले। कार्य करण एजेंसी कौन सी है, RRECL। ऐसा कुछ नई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सौर नीतियां, हमारे यहाँ पर देखो सोलर जब से यूं लगा कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा एक एरिया हो सकता है जहां पर कि राजस्थान बहुत अच्छा कर सकता है, तो हमने सोलर को लेकर एक पॉलिसी निकाली। कब, 2011 के अंदर। फिर 2011-14 के अंदर एक और पॉलिसी आई। फिर 18 दिसंबर 2019 को एक पॉलिसी आई जिसमें लक्ष्य रखा गया था 30 गीगावाट का। ये सारे डेटा हो गए पुराने, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, बस एक जस्ट एक रफ आइडिया के लिए। 11 में, उसके बाद 14 में, उसके बाद 19 में। अब नई ये दो है। एक तो जो 6 अक्टूबर 2023 को निकाली, उसका नाम था राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति। अब ये भी एक तरीके से पुरानी हो गई, क्यों, क्योंकि एक और नई आ चुकी है, उसका नाम है एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। क्या नाम है, क्या नाम है भी, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। ध्यान रखना इसकी कोई तारीख ऐसे सरकार ने तय नहीं की है। हाँ, एंड डेट जरूर बताइए, 31 मार्च 2029 तक हमें सरकार को ये करना है, ये भी बता दूंगा मैं सर। सॉरी 29 मार्च, ये 29 मार्च रखिए इसमें, बाकियों में 31 मार्च है, इसमें 29 मार्च है, ठीक है ना। तो क्या बात चल रही है, अभी लेटेस्ट जो हमारे जो पॉलिसी है उसका नाम क्या है, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। ये सारी जो पॉलिसी है ये एक तरीके से हो गई पुरानी, बहुत कम चांसेस होते हैं इनसे पूछने के, इसलिए इनको रटना नहीं होता है। केवल एक बार देख लिया बस, कोई बाय चांस आ गया तो गैस करने में इजी रहेगा, बाकी नई वाली पढ़नी है। तो 2011 में पॉलिसी आई, 2014 में पॉलिसी आई, 2019 में पॉलिसी आई, 2023 में पॉलिसी आई, और फिर लेटेस्ट 2024 में फिर से आ गई। ये एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है ना, और ये अक्षय ऊर्जा नीति है। ये आई थी 6 अक्टूबर 2023 को। इसके अलावा इसके अलावा देखो 6 अक्टूबर 2023 को तो आई थी अक्षय ऊर्जा नीति। इसके अलावा 29 सितंबर 2023 को दो और नीतियां भी आई थी, एक हाइड्रोजन नीति और एक थी बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी, ये दो पॉलिसी और भी आई थी। हालांकि इनकी ज्यादातर चीजों को, सारी चीजों को, ये सारी चीजों को इसके अंदर समराइज कर दिया गया है, इसलिए अब ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, पर फिर भी लिख के दे दी गई, बाय चांस पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम मेन बात करेंगे किसके बारे में, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। ये जो नीति है ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्री प्लस मेंस दोनों के लिहाज से क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो नीति है कब लागू हुई, इसका कहीं पर भी कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं बताया गया, लेकिन इसकी एंड डेट जरूर बताई गई है, वो है 29 मार्च 2029 तक लागू रहेगा ये। कब तक लागू रहेगा, 29 मार्च 2029 तक लागू रहेगी ये योजना, ये नीति। जिसके अंदर क्या टारगेट क्या है, टारगेट है सर 125 गीगावाट का। 125 में से हमने देखा था 110 गीगावाट की तो एनर्जी प्रोडक्शन, और 15 गीगावाट का क्या, सॉरी 115 का तो प्रोडक्शन और 10 का क्या, भंडारण। तो बस वही इसके टारगेट है। इसको और यदि अपन डिवाइड कर दे 125 को, तो 90 गीगावाट तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, 25 गीगावाट हमें विंड एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और 10 गीगावाट जो है वो हाइड्रो और पंप स्टोरेज प्लांट, इन सब के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इस सब के ऊपर काम करना है। तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 125 गीगावाट का टारगेट है। कितने का है, 125 गीगावाट का टारगेट है। तो ये ध्यान रखना 29 मार्च 2029 तक लागू होगा। कौन इंप्लीमेंट करेगा, तो वही अपने RRECL, ये वही है RRECL, उसके द्वारा किया जाएगा। 2030 तक करना क्या है, 125 गीगावाट तक पहुंचाना है। 125 गीगावाट को और डिवाइड करके बताओ, 90 गीगावाट सोलर का रहेगा, 25 गीगावाट जो आपके विंड एनर्जी का रहेगा, और 10 गीगावाट किसका रहेगा, 10 गीगावाट स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे प्लस हाइड्रो का रहेगा। ये है पूरी कहानी।
125 गीगावाट, ये आपको याद होना चाहिए। अब एक्चुअल में देखोगे तो ये सर्वे में लिख के नहीं बताया हुआ, सर्वे में बस एक लाइन लिख दी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोट्स के लिए जल्दीबाजी ना की जाए। अब यदि हम देखें इसके उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य जो पॉलिसी के अंदर बताया गया इनको हमने एज इट इज लिया है। ये प्री में उतने काम के नहीं है, लेकिन मेंस में यदि इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में 10 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें उद्देश्य पता होने चाहिए। अब ये जो उद्देश्य वगैरह होते हैं इनको दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको एज इट इज याद किया जाए, रटा जाए, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाए। एक होता है कि कीवर्ड याद कर लिए, उसके बाद बोल बच्चन वाली बातें हैं। उसके बाद क्या है, बोल बच्चन। बोल बच्चन का यहां पर मतलब क्या है, बोल बच्चन का मतलब यह है कि सर यदि मैं आपको कह दूं कि आपको बनानी है एक अक्षय ऊर्जा नीति, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पॉलिसी, आप क्या करोगे, तो आप यही कहोगे रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है ताकि किसानों को भी फायदा हो, लोगों की इनकम भी बढ़े, राजस्थान जो है वो पूरे भारत में जो है एनर्जी सेक्टर में आगे पहुंचे, हमें जो है वो आत्मनिर्भर बनना है एनर्जी सेक्टर के अंदर। और फिर थोड़ा वो बता दिया कि सोलर में इतना करना है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है। और भविष्य किसका है, हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन जो ऊर्जा है उसके ऊपर भी काम करना है। बस आपको यदि मैं इसका अध्यक्ष बना देता तो आप भी तो यही बातें करते ना, तो यही इसके उद्देश्य हैं। क्या है उद्देश्य, एक बार देख लो। ये तो हमने रफ बात कर ली, बोल बच्चन वाली बात कर ली। अब इसके कुछ कीवर्ड याद रख लेते हैं, इनको रटना नहीं होता, बस कीवर्ड याद रखने होते हैं। क्या है एक बार पढ़ते हैं। मेंस में ज्यादा काम का है, प्री में कम काम का है। यह नीति नवीकरणीय और पारंपरिक ऊर्जा के संतुलित मिश्रण, ग्रिड स्थिरता, ऊर्जा भंडारण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगी। एक बैलेंस्ड अप्रोच जो अपनाएगी कि हम पूरे तरीके से जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसको खत्म भी नहीं कर सकते, तो हमें कन्वेंशनल प्लस रिन्यूएबल एनर्जी इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, बैलेंस अपनाना पड़ेगा। सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन की ही बातें नहीं की गई है, इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं, ग्रिड स्थिरता, ऊर्जा का भंडारण, सिर्फ एनर्जी का प्रोडक्शन कर लिया उससे क्या होगा, एनर्जी स्टोरेज की बात भी की गई है, रिसर्च की बात भी की गई है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। क्या करेंगे, पवन सौर ऊर्जा का हाइब्रिड, अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं, बायोमास ऊर्जा, इन सबको बढ़ावा देंगे। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइजर, भंडारण अवसंरचना, इनका सबका विकास करेंगे। बंजर भूमि का उपयोग करेंगे, निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। यह नीति रोजगार वृद्धि, कार्बन उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी, जिससे राज्य स्वच्छ और सतत ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर होगा। कहानी समझ में आई क्या? क्या नहीं आई सर, याद नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, याद नहीं रहेंगे। कुछ कीवर्ड देखते हैं हम, क्या है ऊर्जा का उद्देश्य है। तो एक तो याद रखना कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है ये ऊर्जा, पहला स्टेप क्या बताया था, एनर्जी का प्रोडक्शन, केवल वहीं तक सीमित नहीं है ये एनर्जी के स्टोरेज की बात भी करती है। ये जो है आगे समय समय पर रिसर्च करते रहो उसकी बात भी करती है। ये कहती है केवल कन्वेंशनल एनर्जी सी या रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों का क्या चाहिए होगा, बैलेंस चाहिए होगा, तो दोनों के बैलेंस की बात करती है। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट, ये भविष्य की बात भी करती है, ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात करती है। ये बताती है कि हम क्या करेंगे, बंजर भूमि का विकास करेंगे। ये बताती है कि रोजगार में वृद्धि होगी। ये बताती है राजस्थान को सतत और आत्मनिर्भर प्रकार की ऊर्जा जो वो मिल पाएगी। यही तो उद्देश्य है। हमें बस 3-4 कीवर्ड इसके याद रखने होते हैं। ये कीवर्ड हालांकि प्री में भी पूछे जा सकते हैं, पर मेजरली इसको पूछे जाने के चांसेस किस में है, मेंस में है। अब बात है इसके प्रावधान, तो प्रावधान मोटा मोटी यही है बस। प्रावधान ये जो 125 गीगावाट वाले दिखाई दे रहे हैं, बस यही है। तो ये हमने पूरी बात कर ली किसके बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में। एक बार मुझे फटाफट बताएंगे सोलर एनर्जी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो हमने कुछ संस्थाओं के बारे में जाना। संस्थाओं के बारे में एक हमने RRECL के बारे में जाना, जो कि 2002 के अंदर बनी थी, है ना, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारे यहाँ पर काम करती है। फिर हमने यहाँ पर जाना कि पॉलिसी कौन कौन सी आई है। पॉलिसी में हमने देखा 2011 में पॉलिसी आई थी, 2014 में पॉलिसी आई थी, 2019 में भी पॉलिसी आई थी, 2023 में भी पॉलिसी आई थी, लेकिन हाल ही में 2024 के अंदर पॉलिसी आई है। 2023 वाली जो है अक्षय ऊर्जा वाली पॉलिसी तो अक्टूबर की थी, और हाइड्रोजन वाली और वेस्ट टू एनर्जी वाली ये दोनों पॉलिसी जो वो आपके सितंबर 2023 की थी। लेकिन इन दोनों सबको मर्ज करके 2024 में क्या आ गई है, इंटीग्रेटेड
क्लीन एनर्जी पॉलिसी आ गई है, जो कि कब तक चलेगी, 29 मार्च 2029 तक चलेगी। इसमें क्या रहेगा, 125 गीगावाट का हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना है, जिसमें कि 90 गीगावाट सोलर का रहेगा, 25 गीगावाट जो आपके विंड एनर्जी का रहेगा, और 10 गीगावाट जो स्टोरेज पर रहेगा। फिर हमने इसके उद्देश्य क्या है उसके कुछ कीवर्ड याद किए, फिर हमने देखे कुछ सोलर पार्क वगैरह। 6 सोलर पार्क हमने यहां पर पढ़े। सबसे पहला हमने भड़ला पढ़ा, भड़ला 2250 मेगावाट का देखा था। पहला जो 65 मेगावाट, फिर 680 मेगावाट, फिर 1000 मेगावाट, फिर 500 मेगावाट। इसके पहले फेज को RRECL ने चलाया था, बाकी सारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने चलाए। और कौन सा देखा था, एक नोख पड़ा था, एक फलोदी पड़ा था, एक फतेहगढ़ फेज B1 पड़ा था। 2 हाल ही में नए हैं, एक पड़ा था पूगल जो कि 2450 मेगावाट का था। 3 फेज थे, 1000, 1000 और 450, और RSDCL के द्वारा चलाया जा रहा था। और एक आपके पड़ा था पूगल के अलावा बोंडाना, जो कि कहां पड़ता है, जैसलमेर में, जो कि 2000 मेगावाट का रहेगा। ये सारी बातें हमने सोलर एनर्जी के अंदर पढ़ी। क्या इतनी बातें आपको याद हुई कि नहीं हुई? क्या आगे बढ़ सकते हैं? बताओ भाई, क्या आगे बढ़ सकते हैं? कोई फोन नहीं उठा रहा। 7 बजे तक कभी भी आप कॉल करोगे 100% टीम फोन उठाएगी, ये नहीं उठाएगी तो कॉल बैक करेगी 100%। आप 7 बजे बाद कॉल करोगे तो, हालांकि 11 बजे तक भी हमने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया हुआ है, वो भी कॉल आपके उठाते हैं 11 बजे तक, ठीक है ना। पर कॉल नहीं उठाए, थोड़ी देर में कॉल बैक आ जाएगा। कॉलिंग टीम का नंबर है, ठीक है, कॉल बैक आ जाएगा, चिंता मत करो। अंशिका गुप्ता कह रही है, आई एम अनेबल टू स्टडी एट माई प्लेस, कैन आई प्लीज गेट ए सीट इन लाइब्रेरी फॉर मंथ, आई एम ऑलरेडी एनरोल्ड इन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। कौन से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बात कर, RS मेंस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में हो, RS मेंस के लिए 1 महीने पढ़ाई करना चाह रहे हो तो आ जाओ लाइब्रेरी में, कोई बड़ा इशू नहीं है। जी सर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम बात करेंगे बाकी एनर्जी की, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अभी तक हमने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बात की है केवल किसकी, सोलर एनर्जी की। अभी क्या बचता है, अभी अपने विंड एनर्जी देखेंगे, अभी अपन बायोमास एनर्जी देखेंगे, और एक इस बार जो नई चर्चा की जा रही है वो है हाइड्रोजन, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं पवन ऊर्जा पर। पवन ऊर्जा की हमारी क्षमता कितनी है, 284 मेगावाट, सॉरी गीगावाट। सोलर की कितनी थी, 142, 2 से गुणा करो, 284। 284 गीगावाट की हमारी कैपेसिटी है 150 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखो ये अलग अलग होती है, 120 मीटर की ऊंचाई पर, 150 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। कैसे, बस वो जो पंखा लगता है ना विंड एनर्जी वाले, जो जो वो कितनी ऊंचाई पर लगाओगे वहां पर कितनी क्या क्षमता है उसके हिसाब से। तो 150 मीटर की ऊंचाई पर बात करें तो 284 गीगावाट की क्षमता है हमारी। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये अनुमान जो लगाया गया। लेकिन स्थापित अभी कितनी है, 5209 मेगावाट। आप कहोगे पहले तो आप पढ़ा के आए थे 4414 मेगावाट, और अब आप बता रहे हो 5209 मेगावाट, ये अंतर कैसे आ गया? तो सर ये जो अंतर है इसका कारण सर ये है कि भाई एक चीज तो होती है यूज्ड, एक होती है कमीशन्ड। ये जो 4400 जो 14 मेगावाट है ना, इसका यूज किया जा रहा है, ये वो एनर्जी है जिसका कि यूज भी किया जा रहा है। कमीशन का मतलब लगा दिया लेकिन अभी प्रॉपर यूज होना शुरू हुआ नहीं है ना। तो इस तरीके से बात चल रही है। तो 5209 मेगावाट हमारे कमीशन है विंड एनर्जी के अंदर, और जो इंस्टॉल्ड जो देखी थी, यूज जो देखी थी, वो 4414 है, ठीक है ना। रासन पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब आई थी, 18 दिसंबर 2019 को अपन देख के आ चुके। अब वो एक तरीके से क्या हो चुकी है, आउटडेटेड, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं उसको कौन सी के अंदर शामिल कर लिया गया है, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के अंदर ही शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। विंड पावर प्लांट कौन कौन से है, राजस्थान में पहला जो विंड पावर प्लांट है वो लगा था अमर सागर में, जैसलमेर में। देखो ज्यादातर जो विंड पावर प्लांट है आपको मिलेंगे जैसलमेर में,
ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? जैसलमेर में। क्यों? क्योंकि वहां पर लैंड ज्यादा होने के कारण वहां पर जो विंड जो है उसकी जो आपको रफ्तार वो थोड़ी ज्यादा मिलेगी। तो अमर सागर जैसलमेर के अंदर, फलोदी के अंदर, आक्कड़ जैसलमेर के अंदर, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, सोडा बांधन जैसलमेर के अंदर, बड़ा बाग पहला निजी जो प्लांट था वो कौन सा था? बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर। ओवरऑल पहला प्लांट कौन सा था? अमर सागर, वो भी कहां पर? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे? जैसलमेर। सोडा बांधन जैसलमेर के अंदर, आकल जैसलमेर के अंदर, आकल वुड पार्क का आपने पढ़ा होगा जैसलमेर के अंदर। ठीक है ना। एक जैसलमेर से बाहर वाला जो मेन है, हालांकि आप राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर और भी पढ़ते होंगे, पर यहां पर जो दिया गया उसमें से देवगढ़ याद रखना, जो कि प्रतापगढ़ में है। याद रखिएगा, विंड एनर्जी में ज्यादा कुछ है ही नहीं। एक तो है 284 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो है वो 4414 थी, लेकिन स्थापित जो है या कमीशनड जो है वो कितनी है? 5209। पॉलिसी पहले आई थी, लेकिन अब इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी नहीं आई गई है। और विंड पावर प्लांट हमने देखा अमर सागर जैसलमेर के अंदर, बड़ा बाग जो पहला निजी है, और पहला कौन सा है? तो अमर सागर। इसके अलावा आकल है, देवगढ़ है, वो सारी बातें। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं बायोमास एनर्जी की। बायोमास एनर्जी क्या होती है? बायोमास एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जो बायोमास है, बायोमास का मतलब क्या हुआ? अलग अलग देखते हैं। बायो मतलब पेड़ पौधे, उनकी बात चल रही है। मास मतलब कि उनका वजन, यानी कि कोई ऐसा कोई पौधा है जो कि जैसे विलायती बबूल, इन सब का यूज किया जाता है। कहीं कहीं पर चुकंदर जो होता है उसका यूज किया जाता है, कहीं पर सड़े हुए आलू जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है ना। ये एक तरीके से बायोमास एनर्जी के रूप में काउंट होता है ना। कहीं पर जो वो आपके कुरंज करंज करके जो होता है उसका यूज किया जाता है। तो ये सब बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी जो है वो लगाने की बात यदि करें तो उसके प्रमुख स्रोत क्या है? सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल। सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है ना। तो ये 128 मेगावाट है हमारे स्थापित क्षमता। कितनी है? 128। और कितने संयंत्र लगाए गए? 14 बायोमास संयंत्र लगाए गए। कितने लगाए गए? 14 बायोमास संयंत्र। इसके लिए स्पेसिफिक पॉलिसी की बात करें तो बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2023 आई थी। कब? 29 सितंबर 2023 में। तो बायोमास को लेकर 3 फैक्ट याद रखने हैं। देखो मेरी बात सुनो, 3 फैक्ट याद रखने हैं। एक तो क्या? 128 मेगावाट हमारे पर स्थापित क्षमता है। पहला फैक्ट 128 मेगावाट। 28 का आधा कर दो 14, हमने क्या लगा रखे हैं? संयंत्र लगा रखे हैं। इसको लेकर स्पेसिफिक पॉलिसी कब आई थी? 28 + 1 यानी कि 29 सितंबर 2023 को हमारे क्या आई थी? अलग से एक पॉलिसी आई थी। 3 फैक्ट याद करना है। इसके सोर्स क्या है? तो विलायती बबूल और सरसों की तूड़ी हो गया। तो इस तरीके से 128 मेगावाट, 14 संयंत्र, और इसको लेकर जो पॉलिसी आई थी वो कब थी? 29 सितंबर 2023। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब यदि हम बात करें ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम की, एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। पहली बात तो राजस्थान ने एक दिवस घोषित कर रखा है 14 दिसंबर, जिसको कि ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से को? 14 दिसंबर 2009 से बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर राजस्थान में कौन सी संस्था है जिसके लिए काम करती है? RRECL। पूरे भारत में कौन सी संस्था काम करती है? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। राजस्थान के अंदर कौन सी करती है? RRECL, है ना। और ये ऊर्जा संरक्षण दिवस कब से? 14 दिसंबर 2009 से। बात क्लियर है यहां तक? तो ये सब बातें जो हमने यहां पर पढ़ी। राजस्थान सरकार ने मई 2023 में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता जारी की और इसको लेकर नियम बनाए कि जब भी भवन बनाओ, जब भी घर बनाओ, तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। घर बनाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, इस तरीके के रूल बनाए गए, है ना। कब? मई 2023 के अंदर। तो एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर 3 इफेक्ट हमने याद किए। पहला, हमारी संस्था कौन सी है? RRECL। दूसरा, दिवस कौन सा? 14 दिसंबर। इसके ऊपर RS प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरा, इसको लेकर ऊर्जा भवन को लेकर नियम कब बनाए गए? तो मई 2023। क्या याद रहने की संभावनाएं है क्या? क्लियर है सर? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगले कंपोनेंट की, इस चैप्टर के, और वो है परिवहन। इस चैप्टर का अगला कंपोनेंट
ऊर्जा वाला सारी बातें खत्म। एक बार मन ही मन दोहराओ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको किस तरीके से याद रखना चाहिए। सब मन ही मन दोहराओ। ऊर्जा के अंदर पहले हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े, जिसके अंदर 5 मुख्य फैक्ट पढ़े। एक तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 26,325 है। सौर की कितनी है, पवन की कितनी है, वो सब हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने ट्रांसमिशन सिस्टम देखा 44,000 किलोमीटर तक का जो था। फिर हमने ये भी देखा कि एनर्जी प्रोडक्शन कितना होता है, तो 4% की वृद्धि हुई, 20% की सोलर में हुई, विंड की 5% की वृद्धि हुई। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पर कंज्यूमर कितने हैं, तो 196 लाख बताए, घरेलू के अंदर 78% बताए, अघरेलू में 9% बताए। इस तरीके से पढ़ो, ये सारे फैक्ट पढ़े। उसके बाद हमने स्कीम पढ़नी शुरू की, पीएम कुसुम के बारे में पढ़ा। कुसुम के सारे कंपोनेंट मुझे याद हैं, ए भी याद है, बी भी याद है, सी भी याद है। फिर मैंने जो प्रधानमंत्री सूर्य घर जो योजना है उसके बारे में पढ़ा। 13 फरवरी को शुरू हुई थी। इतने इतने जो है घरों के अंदर, 1 करोड़ घरों के अंदर जो है ये पैनल लगवाने हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है ना। कुछ करंट अफेयर के 3 बातें पढ़ी थी। फिर हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि वाली पढ़ी थी, जिसमें कहा था 2,000 यूनिट तक फ्री देंगे, 2,000 से ज़्यादा होगा तो 1,000 रुपये सब्सिडी जो किसान मित्र ऊर्जा के तहत मिल रही थी वही मिलेगी। फिर हमने पढ़ा कि भाई आपके जो है घरों वाली के अंदर तो 100 यूनिट तक फ्री देखा, 200 यूनिट से ज़्यादा कर दिया तो 100 तक का फ्री है, उसके बाद के सारे चार्जेस लगेंगे। ये योजनाएं पढ़ी। फिर हमने सोलर एनर्जी पढ़ना शुरू किया। सोलर एनर्जी में पहले हमने कुछ संस्थाएं पढ़ी। फिर हमने देखा कि भाई कुछ कुछ पॉलिसीज आ रखी हैं, 11 में आई, 14 में आई, 19 में आई, 23 में आई और 2024 के अंदर आई है। ये 24 वाली जो 29 मार्च 2029 तक रहेगी, 125 गीगावाट का टारगेट रखा है। 90, 25 और 10 के अंदर इसको डिवाइड किया था। सर ने इसके उद्देश्यों के अंदर 4 जो पॉइंट्स बताए थे याद रखने के लिए मेंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को याद रखना होता है। फिर हमने सोलर प्लांट्स पढ़े। फिर हमने विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा। विंड एनर्जी के बारे में 3-4 फैक्ट पढ़े। तो इस तरीके से चीज़ों को याद करना होगा। अब चलते हैं आगे, और वो है आपके परिवहन, है ना। परिवहन में आता है सबसे पहले सड़कें। सड़कें देखो 1949 में हमारे यहाँ पर सिर्फ 13,000 किलोमीटर की सड़कें थी, 13,553 किलोमीटर। और मार्च 2024 तक हम देखें तो ये मान लो कि भाई इसके आगे जीरो लग गया। ऐसे याद रख लो। कैसे याद रख लो, इसके आगे क्या लग गया, सॉरी उल्टा हो गया और जीरो लग गया, यानी कि 3,17,000, 3,17,121 किलोमीटर, 3,17,000। पहले क्या था, इसको जीरो को हटा देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले कितना था, 13,000। अभी कितना, 3,17,000 किलोमीटर की राजस्थान में कुल सड़कें हैं। घनत्व की बात करें तो मार्च 2024 तक हमारे सड़कों का जो घनत्व है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर के अंदर, स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने हमारे यहाँ पर सड़कें हैं, तो 92.66 किलोमीटर सड़कें हैं। जबकि पूरे भारत की एवरेज कितनी है, 165.24 है। यानी कि हम नेशनल एवरेज से अब लगभग आधे पर ही घूम रहे हैं अभी तक। तो यानी कि अभी भी हमें सड़कों वाले सेक्टर के अंदर बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा काम अभी हमें करना है। ओवरऑल हम देखें तो राज्य में कितनी सड़कें, 3,17,121 किलोमीटर की। इसको देखो डिवाइड करना पड़ेगा। देखो सड़कों के बारे में ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। सड़कों के बारे में आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी। आप सभी सड़कों को एक कॉमन वे के अंदर नहीं बांट सकते। सभी सड़कों के अलग अलग पर्पज होते हैं और सभी जो सड़कें होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ होते हैं जिसको मैं कहता हूं नेशनल हाईवे, जो मान लो इस तरीके से बड़े लंबे एरिया के अंदर होते हैं। कुछ क्या होते हैं, नेशनल हाईवेज, जो कि अलग अलग राज्यों को जोड़ने के लिए होते हैं। कुछ होते हैं जिसको मैं कहूंगा स्टेट हाईवे, जो कि पूरे राज्य को आपस में जोड़ने के लिए होते हैं। कुछ होते हैं जो कि जिला सड़कें, जो कि डिस्ट्रिक्ट को दूसरी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने के लिए होती हैं। कुछ होती हैं ग्रामीण सड़कें, जो कि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए होते हैं। और आजकल नए बनाने हमने शुरू किए हैं जो है एक्सप्रेस वे। ये अलग ही नेचर है इसका। एक्सप्रेस वे का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली कमर्शियल पर्पस से यूज किए जाएंगे। ये ऐसी सड़कें हैं जहां पर स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, जबकि नेशनल हाईवे पर नॉर्मली स्पीड क्या होती है, 80 किलोमीटर की होती है, 80 किलोमीटर पर आवर होती है। जबकि एक्सप्रेस वे पर कितनी रहेगी, 120 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो इस तरीके से अलग अलग पर्पज से कुछ जो हमारे यहाँ पर क्या बनाई जाती है, सड़कें बनाई जाती है। सड़कों के अंदर यदि हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा हमारे क्या है, ग्रामीण सड़कें, लगभग 2,06,000 किलोमीटर की। आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है 317 में से
2/3, 2/3, लगभग 2/3 जो है वो कहां पर है? सड़कें, ग्रामीण सड़कें, जो कि दो गांवों को आपस में जोड़ती हैं। फिर है कुछ अन्य जिला सड़कें, वो है 68,000 किलोमीटर। और फिर उसके बाद मुख्य जिला सड़कें 14,000। फिर है स्टेट हाईवे 17,000। और फिर है नेशनल हाईवे 10,000। राजस्थान के अंदर टोटल 3,17,000 किलोमीटर सड़कें हैं। उसमें सबसे कम तो क्या है? नेशनल हाईवे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाली मुख्य जिला सड़कें, उसके बाद स्टेट हाईवे, उसके बाद अन्य जिला सड़कें, और उसके बाद ग्रामीण सड़कें। सबसे ज्यादा क्या है? ग्रामीण सड़कें 2,06,000, अन्य जिला सड़कें 68,000, मुख्य जिला सड़कें 14,000, और स्टेट हाईवे वाली 17,000, और नेशनल हाईवे वाली 10,000। आगे पॉइंट्स में मत याद रखना, 790, 376 ये मत याद रखना। याद रहने की कोई संभावना है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। देखो 317 है टोटल, ये तो अधिकतर लोगों को याद रह जाएगा। 2,06,000 ग्रामीण वाला है, ये भी याद रह जाएगा। अब एक काम करो, इस 17 को 2 में डिवाइड कर दो, 10 और 17, यानी कि हाईवे वाली कितनी है? 17,000 किलोमीटर, और 10 यानी कि नेशनल हाईवे वाली। तो 17 और 10 ये थोड़ा याद रख लेना भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो क्या हमारे सारे गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं? तो हम कहेंगे सारे तो नहीं, पर 39,000 गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। लगभग 91% गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारे यहाँ पर 100% जो गांव है वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ चुके थे, लेकिन सड़कों की बात करें तो हमारे यहाँ पर 91% जो गांव है वो सड़कों से जुड़े हैं। कितने गांव? 91% गांव सड़कों से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो टोटल सड़कें कितनी है हमारे राजस्थान में? 3,17,000 किलोमीटर। उसमें से लगभग आधी से ज्यादा पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसका रखरखाव किया जा रहा है। नेशनल हाईवे कितने? 10,000 किलोमीटर के। स्टेट हाईवे कितने? 17,000 किलोमीटर के। मुख्य जिला सड़कें 14,000, अन्य जिला सड़कें 68,000, और ग्रामीण सड़कें कितनी? 2,06,000 किलोमीटर। और गांव कितने जुड़ चुके हैं सड़कों से? 91% गांव जो सड़कों से जोड़े जा चुके हैं। अब यदि हम बात करें सड़कों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह योजना भी हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो फ्लैगशिप स्कीम चिन्हित की है, राजस्थान सरकार ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम घोषित किया है, उसमें से यह भी शामिल है। इसलिए मैंने इसका यहां पर नाम क्या दे दिया? फ्लैगशिप 2, यानी कि अभी तक हमने दूसरी योजना पढ़ रहे हैं। पहली कौन सी पढ़ गए? पीएम कुसुम। अब हम दूसरी योजना पढ़ रहे हैं, जो कि किससे, कौन सी योजना है? राजस्थान सरकार द्वारा चिन्हित की गई फ्लैगशिप स्कीम है। ये क्या है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? तो देखो भाई, यदि मैं कहूं कि आज आपके गांवों तक यदि सड़क पहुंची है, उसका पूरा श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? तो आप बोल देना अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया जाना चाहिए। किसे दिया जाना चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया जाना चाहिए। कैसे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जन्मदिन 25 दिसंबर सन 2000 को एक बड़ा सपना देखा, और वो था कि गांवों को सड़कों से जोड़ना है। हम नेशनल हाईवे कितने ही बना लें, हम स्टेट हाईवे कितने ही बना लें, हम एक्सप्रेसवे कितने ही बना लें, लेकिन एक गांव के व्यक्ति को जिले तक पहुंचने के लिए गांव की सड़कों से जोड़ा जाना जरूरी है। उसकी जो बेसिक जो फैसिलिटीज है वो तो उसी से पूरी होंगी। वरना आज से 20 साल पहले तो छोड़ो, 10-15 साल 20 साल पहले भी यदि अपन पूर्वजों से, अपने पिताजी से, दादाजी से पूछते हैं कि आपको शहर जाने के लिए, जो पास का जो शहर है जो कि 20 किलोमीटर पड़ता है, आपको जाने के लिए कितना टाइम लगता था, तो वो कहेंगे 1.5-2 घंटे लगते थे सर। भले ही आप नॉर्मली कोई बस से भी जा रहे हो, 4 गांवों के अंदर तो वो रुकती थी, गांव के अंदर जाती थी, वापस बाहर आती थी, टूटी फूटी सड़कें होती थी, फिर बीच में स्टैंड पर रुकती थी, कोई झाला दे के रोक लेता था, वो अलग 1.5 घंटे लगते थे 20 किलोमीटर के सफर में। लेकिन गांवों की सड़कों को कनेक्ट किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। 25 दिसंबर सन 2000 को ये योजना चलाई गई, और इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि आज तक भी इस योजना को हमने बंद नहीं किया, बल्कि इस योजना के उद्देश्यों को थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते रहते हैं। आज के समय में इस योजना का चल रहा है चौथा चरण। कौन सा चरण चल रहा है? चौथा चरण जो चल रहा है, ये योजना 25 दिसंबर 2000 सन 2000 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई। हमें लगेगा कि सड़कों की योजना है तो जो रोड डेवलपमेंट वाली उसने चलाई होगी, तो रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको चलाई गई। नोडल डिपार्टमेंट था इसका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य बड़ा समझने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य यह है कि जो भी मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी के गांव हैं, उनको सड़कों से जोड़ा जाए।
इसमें भी देखो अभी तक हम 500 की आबादी तक ही पहुंच रहे थे। कब की बात है? सन 2000 की। उस समय में उद्देश्य क्या रखा गया कि 500 से अधिक आबादी किसी गांव में कम से कम उसको तो सड़कों से जोड़ो भाई। कोई ढाणी है, वो ढाणी वाले कहेगा हमारे यहाँ पर भी पहुंचा दो, रुको तुम्हारा दूसरे फेज में काम करेंगे। पहले फेज में किसका काम करेंगे? जिस गांव की आबादी 500 से ज्यादा है मैदानी क्षेत्रों में। अब पहाड़ी क्षेत्रों वाले कहेंगे कि आपने 500 रख दिया, पर हमारे गांवों के अंदर तो 500 लोग ढूंढने बड़े मुश्किल है। पहाड़ी क्षेत्रों में 500 का गांव बहुत बड़ा गांव माना जाएगा, इसलिए वहां पर रखा गया 250। 250 से अधिक की आबादी है, उसको क्या किया जाए? सड़कों से जोड़ा जाए। तो इस उद्देश्य के साथ में मैदानी में 500 और दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में वहां पर 250 से अधिक की आबादी के जो गांव है उसको सड़कों से जोड़ना। इसका जो वित्त पोषण है 2015 तक तो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी, 2015 तक। और 2015 के बाद में सेंटर स्टेट आपस में डिवाइड करते हैं 60:40 के अंदर। 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% पैसा जो राज्य सरकार देती है। पहला फेज कब शुरू हुआ था? सन 2000 से लेकर 2012 तक पहला फेज चला। फिर उसके बाद में 13 से 19 में दूसरा फेज चला, 19 से 24 में तीसरा फेज चला। अभी जो हमारा फेज चल रहा है 2024 से, वो है चौथा फेज, जिसमें क्या कहा गया कि अब देखो 500 से अधिक आबादी वाले वो तो अधिकतर हो गए। अब क्या करो? ऐसी 25,000 असंबद्ध बस्तियों को चुनो चुनो जो कि अभी तक कनेक्ट नहीं हुई है। 25,000 ऐसी बस्तियों को चुनो और वहां पर भी सड़कें बनाने का काम करो। ये चौथा फेज है। 2024 से लेकर 2028 तक इस पे काम किया जा रहा है। 25,000 ऐसी बस्तियों को चुनाव किया जाए और वहां पर ऐसी सड़कें बनाने का काम किया जाए। इस पूरी योजना को हम किस नाम जानते हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से, ठीक है ना। इसके अलावा और राजस्थान सरकार सड़कों के लिए क्या क्या कर रही है, भविष्य की योजना क्या क्या है? देखो ये मेंस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में अपने सड़क विकास को लेकर किए गए कार्यक्रमों के बारे में बताइए। तो राजस्थान सरकार ने 9 एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणाएं की है, जिसमें कि 7 की तो प्लानिंग भी हो चुकी है, डीपीआर जो तय की जा चुकी है। 7 की तो राजस्थान गवर्नमेंट ने डीपीआर तय की है और एक की नेशनल जो आपके हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एनएचएआई उसने की है। एक का भी रिव्यू का काम चल रहा है। टोटल 9 एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेस वे समझ गए, नेशनल हाईवे से कैसे अलग है वो आप समझ गए। जब एक्सप्रेसवे शुरुआत में बनाए गए तो अपने रवीश कुमार जी ने एक शो किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये काहे के एक्सप्रेसवे हुए, इसमें ट्रैक्टर को तो चलने की अनुमति नहीं है। क्या आप क्यों खुश हो रहे हो एक किसान होने के नाते? क्या आपको पता है आपका ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं चल पाएगा, आपकी बैलगाड़ी यहाँ पर नहीं चल पाएगी, आपकी साइकिल आपकी मोटरसाइकिल यहाँ पर नहीं चल पाएगी इस एक्सप्रेसवे पर? आपके खुश होने जैसा तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो उनको कहा गया अरे भाई देवता, अलग अलग सड़कों के अलग अलग चीजों के अलग अलग पर्पज होते हैं। गांव की जो सड़कें हैं वो गांवों को जोड़ने के लिए होती है, उसी तरीके से एक्सप्रेस वे जो है ऐसे व्हीकल्स के लिए होते हैं जो 120 की स्पीड पर चल सकें। चला लो ट्रैक्टर 120 पर, मना किया किसी ने? नहीं चल सकता ना। बैलगाड़ी 120 पर चला लो, चल जाएगी क्या? नहीं चल सकती। तो उनके लिए अलग सड़कें हैं ना, क्या वो तोड़ के बनाएंगे इसको? वो तो उन पे अलग काम चल रहा है ना, और ये चीज अलग पर्पज के लिए होती है, वो चीज अलग पर्पज के लिए होती है। तो एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं कितने? 9 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। इसी तरीके से आरओबी और आरयूबी ये काम किया जाएगा। ये क्या होता है आरओबी आरयूबी? आरओबी का मतलब है रोड ओवर जो ब्रिज, सॉरी आपके रोड अंडर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज, यानी कि जो सड़क की जो रेलवे जो क्रॉसिंग होती है उसका कोई दिक्कत ना हो। आप बहुत सारे राज्यों में जाओगे तो वहां पर रेलवे क्रॉसिंग की बड़ी समस्या है। वहां पर आपको जो है वो रेल जा रही है और फिर आपके फाटक लगा दिया। अपने राजस्थान में भी, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि समस्या है दूसरे राज्यों में, इसका मतलब क्या राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में पहले से बहुत कम हो गई है। इवन अपन को ये कहना पड़ता है कि दूसरे राज्यों में समस्या है कि वहां पर रेलवे क्रॉसिंग, वहीं पर सड़कें हैं, इस वजह से बहुत देर तक रुकना पड़ता है। तो ऐसे राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि जो आपके रोड अंडर ब्रिज और रोड जो वो ओवर ब्रिज, इस प्रकार की चीजें जो बनाए ताकि कम से कम जो वहां पर रुकना पड़े। इसके अलावा जयपुर जोधपुर नेशनल हाईवे को 4 लेन का किया जा रहा है। इसके अलावा टोटल हमारे यहाँ पर 47 नेशनल हाईवे और 23 स्टेट हाईवे को लेकर एक पॉलिसी बनाई गई है, नीति बनाई गई है। इसके अलावा राजस्थान सड़क विकास कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। और 5 फरवरी 2024 को एक टास्क फोर्स बनाया गया जिसमें कहा गया कि राजस्थान को पूरे भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी बना दो। पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे राजस्थान में होने चाहिए, ऐसा कर दो। क्यों? क्या ऐसा संभव है? ऐसा विचार मन में क्यों आया? क्योंकि राजस्थान के अंदर लैंड एक्विजिशन आसान हो सकता है, भूमि अधिग्रहण आसान हो सकता है।
आप यूपी के अंदर कहो कि मुझे एक्सप्रेस वे बनाना है, तो किसान कहेंगे भाई साहब जमीन नहीं देंगे, इतनी एग्रीकल्चर होती है वहां पर, कोई जमीन कैसे देगा। राजस्थान के अंदर आप जैसलमेर वालों को कहो, ठीक है भाई ले लो कोई बात नहीं, बीकानेर जैसलमेर, मतलब कहने का मतलब लैंड एक्विजिशन कंपैरेटिवली राजस्थान में क्या है, आसान है। और एक्सप्रेस वे ज्यादातर नए बनते हैं। देखो दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है जिसको मैं बोलता हूं ग्रीन फील्ड, कई बार आप ये शब्द आपके सामने आएगा। एक शब्द होता है ग्रीन फील्ड और एक शब्द होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि नया प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, पहले कोई सड़क है ही नहीं वहां पर, नया ही प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है पहले से कोई सड़क है लेकिन वो 2 लेन की है, अब उसे 4 लेन का किया जा रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को बोलते हैं ब्राउन फील्ड। जो नया ही बनाया जा रहा है उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। तो ज्यादातर आपको एक्सप्रेस वे जो है वो नए ही देखने को मिलेंगे। तो यहां पर यही हम बात कर रहे थे कि जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, और उसके लिए क्या बनाया गया, टास्क फोर्स बनाया गया कि राजस्थान को एक्सप्रेसवे की क्या बना दो, राजधानी जो बना दी जाए। तो इस तरीके से ये 5-6 काम ध्यान रखना। राजस्थान सरकार के भविष्य की योजना क्या है, नो एक्सप्रेसवे की बात चल रही है, आरओबी आरयूबी पर काम किया जा रहा है। जयपुर जोधपुर नेशनल हाईवे को 4 लेन का कर देंगे। 47 नेशनल हाईवे, 23 स्टेट हाईवे जो है उनकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। राजस्थान सड़क विकास जो 60,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे अगले 5 वर्ष में सड़कों के रखरखाव के लिए। और जो 5 फरवरी 2024 को टास्क फोर्स जो वो स्थापित की गई ताकि एक्सप्रेसवे जो बनाया जाए। बात क्लियर है? तो यहां तक की बात अपन ने कर ली, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट योजना के बारे में पढ़ते हैं, और या फिर चलो एक काम करेंगे, बहुत हो गया टाइम, लास्ट योजना कल ही पढ़ेंगे भैया, ठीक है ना। अब आगे का चैप्टर पढ़ेंगे कल, और उसके साथ साथ चैप्टर शुरू कर देंगे तीसरा। कल कौन सा चैप्टर शुरू हो जाएगा, अपना चैप्टर 3 जो शुरू हो जाएगा। अब आपके बताओ कोई डाउट है तो। अपन क्लासेस को इसी तरीके से रखते आए हैं, इसी तरीके से रखेंगे। लास्ट के 5 मिनट रहेंगे आपकी जन सुनवाई के, लास्ट के 5 मिनट किसके रहेंगे, जन सुनवाई के, जिसमें आपसे पूछा जाएगा लो भाई बताओ कोई समस्या है, हाँ भाई बताओ, सबसे लास्ट में ले आओ। ऑल क्लियर, ओके सर, ऊपर चलो। गुड्डी यादव क्या कह रही है, टेक्निकल टीम काम से कम आप रिप्लाई, क्या पूछना क्या है बताओ, गुड्डी यादव पूछो। टेक्निकल टीम प्लीज रहे, हेलो सर भाई मेंस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर पढ़ाओगे क्या और कब, प्लीज जरूर रिप्लाई करना। कई बार रिप्लाई कर चुका हूँ, टेलीग्राम पर बता चुका हूँ। इसके बारे में एक अलग से आरएस मेंस कॉम्बो कोर्स के अंदर और आरएस मेंस के सभी कोर्सेज के अंदर करंट अफेयर का कैसे क्या पढ़ना है, क्या हम करवाएंगे, उसको लेकर एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, लगभग 1 घंटे की डिटेल में बताया है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सब कुछ बताया है। आप इतनी सी थोड़ी सी वो करें कष्ट कि वो वीडियो जाके देखें, उसका टाइटल भी यही है कि करंट अफेयर स्ट्रेटेजी, आरएस मेंस के कोर्स में आपको मिल जाएगा। और तो कोई डाउट नहीं है किसी को, बता दो भाई, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, 2 मिनट और आपके पास में। अंशिका गुप्ता का मैंने एड्रेस कर दिया, अब लास्ट में आ जाओ, बिल्कुल लास्ट में, ऊपर वाले मैंने पढ़ लिए सारे। यूट्यूब पर नहीं आई क्लास, अरे भाई जब यहाँ पर पढ़िए तो यूट्यूब पर कोई दे देंगे, यूट्यूब पर भी डाल देंगे। नीचे 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 बिल्कुल। पीएसआई बैच ऑफलाइन मीटअप, बिल्कुल भी पीएसआई बैच की ऑफलाइन मीटअप जो करेंगे तारीख आपको बता देंगे, मोस्ट प्रोबेबली 17 मई जो वो तारीख रहेगी, है ना, पर फिर भी आपको बता देंगे, 1-2 दिन के अंदर वो तारीख बता देंगे। चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।